हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर की रिवीजन की सीरीज है बेसिकली, जिसके अंदर 7 क्लासेस पहले से हो चुकी हैं। आज इसकी क्लास 8th है। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब को कोशिश करेंगे एक ही क्लास में खत्म करने की, जितने भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है भाई? ठीक है, नाम से थोड़ा सा क्लियर होता है एडवर्ब क्या होता है। वर्ब में अगर आप कुछ ऐड करते हो, ठीक है, शॉर्ट में समझाता हूँ। एडवर्ब क्या होता है? जब आप वर्ब में कुछ ऐड करते हो उसी को बोलते हैं एडवर्ब। यानी कि अगर आप इसको समझने का प्रयास करोगे तो कोई ऐसा वर्ड जो क्या करे, कोई ऐसा वर्ड जो क्या करे, किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करे। वर्ब को क्या करे? क्वालिफाई। अब आप कहोगे सर जी वर्ब को क्वालिफाई कैसे किया जा सकता है ना? जैसे नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जा सकता है। मैं आपको कोई नाउन दे दूं, जैसे मैं बोल दूं टेबल, ये एक नाउन है, मैं आपको बोलूँ इस नाउन को क्वालिफाई करो। तो क्वालिफाई करने का मतलब है कि आप इसका क्या बता सकते हो, आप इसका क्या बता सकते हो? कलर बता सकते हो, आप इसका साइज बता सकते हो, आप इसका शेप बता सकते हो, है ना? आप इसकी एज बता सकते हो, नया है पुराना है। आप इसका मटेरियल बता सकते हो कि किस मटेरियल का बना है। तो किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे आपके पास तरीके हैं, है ना? तो जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यानी कि अगर आप कलर बताओगे, जैसे रेड ब्लू ग्रीन, वो सब एडजेक्टिव है। साइज बताओगे बिग या स्मॉल, एडजेक्टिव है। शेप बताओगे कि भाई राउंड टेबल है या स्क्वायर में है, कैसा है, तो वो भी एडजेक्टिव है। एज बताओगे न्यू है ओल्ड है, वो भी एडजेक्टिव है। मटेरियल बताओगे भाई वुडन टेबल है या फिर आयरन टेबल है, तो वो भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो किसी नाउन को क्वालिफाई करना क्या होता है? आसान होता है। जब आप उसके बारे में ये सारी बातें बताते हो, इसका मतलब आप उसे क्वालिफाई कर रहे हो। अगर मैं बोलता हूँ किसी वर्ब को क्वालिफाई करना है, तो आप वर्ब का रंग तो नहीं बता सकते, वर्ब का मतलब तो काम होता है। आप उस वर्ब का साइज नहीं बता सकते, आप उस वर्ब का शेप या एज तो नहीं बता सकते, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे कर सकते हो? आप उस काम का क्या बता दो? समय, कि वो काम कब हुआ या कब होगा या कब हो रहा था। आप बता दो उसका प्लेस, कि वो काम कहाँ पर हो रहा था या कहाँ पर होगा या कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आप बता दो उस काम को करने का मैनर, कि काम को किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से किया जा रहा है। आप बता दो उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि उस काम को करने की जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है। जैसे डेली किया जा रहा है या कभी कभी किया जा रहा है या हर हफ्ते किया जा रहा है, इसको बोलते हैं काम की फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? काम की फ्रीक्वेंसी। या फिर आप बता सकते हो उस काम को करने की हद, एक्सटेंट या डिग्री जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंट या डिग्री। तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करने का मतलब है कि वर्ब के बारे में इनमें से कुछ बताते हो आप। जैसे आप टाइम बताते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब मैंने लिया, मान के चलो मैंने लिया स्लीप। क्या लिया मैंने? स्लीप। या मैंने लिया मान लो ड्राइव। क्या लिया मैंने? ड्राइव। ठीक है, ड्राइव एक वर्ब है। अब मैं आपसे कहता हूँ इस ड्राइव को क्वालिफाई करना है, तो इस ड्राइव को क्वालिफाई कैसे करोगे? इससे तो नहीं करोगे, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव्स हैं। वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव नहीं करता है, एडवर्ब करता है। और एडवर्ब ये सारे होते हैं। तो ड्राइव को क्वालिफाई करने के लिए या तो आप टाइम बताओगे, जैसे आप बता सकते हो कि मैं कल ड्राइव कर रहा था, तो ड्राइव कर रहा था काम है, और टाइम क्या आ गया? कल, तो कल क्या है? एक एडवर्ब हो जाएगा। प्लेस बता सकते हो कि मैं कल जुहू बीच पे ड्राइव कर रहा था, तो ड्राइव करना काम है और जुहू बीच एक प्लेस है, तो वो एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। मैनर, कि मैं कल बहुत सावधानी से ड्राइव कर रहा था, केयरफुली, तो केयरफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बता दो कि मैं रोज ड्राइव करता हूँ, तो काम करने की फ्रीक्वेंसी क्या है? कि मैं रोज करता हूँ, तो वो भी क्या है? एडवर्ब है। आप इसकी डिग्री या एक्सटेंट बता सकते हो कि किस हद तक इस काम को किया जाता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करता हूँ, मतलब ड्राइविंग करता हूँ लेकिन कितना? बहुत। तो वो क्या कर रहा है? काम के एक्सटेंट या डिग्री को बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स। क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स। वर्ब में आप कुछ जोड़ देते हो, वर्ब में आप कुछ जोड़ देते हो, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। लेकिन मेरे भाई ये चीज़ ध्यान रखना, ये तो हो गया इसके बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एडवर्ब क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? एडवर्ब, इसके अलावा ध्यान रखना, वर्ब के अलावा एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक एडवर्ब जो है वो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर सकता है। डिटेल में अगर आपको एडवर्ब पढ़ना है तो इसी चैनल पे एडवर्ब का पूरा टॉपिक मैंने डाला हुआ, पूरी डिटेल क्लास मैंने डाली हुई, 6-7 क्लासेस में है, तो आप पूरा का पूरा वहाँ से वो देख सकते हो। गूगल पे या यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट लिखना एडवर्ब बाय रोशन सर, ठीक है, आ जाएगा वहाँ पे। आइए, ये तो लास्ट वाला चला गया दोस्त, लास्ट में समझा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको समझा दिया एडवर्ब क्या था, लेकिन समझने से मतलब है। आ जाइए, कॉन्सेप्ट नंबर 63 से स्टार्ट कर रहे हैं। एडवर्ब के हिसाब से कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ये, लेकिन ओवरऑल जो हम बढ़ रहे हैं 1 से हमने शुरू किया था, तो कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? 63। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है आज का, पोजीशन ऑफ ओनली, इवन, जस्ट एंड ऑल्सो। ये चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों के चारों क्या है? एडवर्ब है।
और एडवर्ब की पोजीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं, क्योंकि एडवर्ब का पोजीशन अक्सर एग्जाम में आपको ना गलत जगह पे कर दिया जाएगा, है ना। जैसे ओनली है, इवन है, जस्ट ऑल्सो है, इनका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है कि ये सेंटेंस में इसी जगह पर लगेंगे तो मतलब इसी जगह पर लगेंगे, अगर कहीं और लग जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मीनिंग पूरी चेंज हो जाती है। कैसे, देखो समझाता हूँ। जैसे ओनली का मतलब क्या होता है, केवल। इवन का मतलब क्या होता है, और तो और, है ना। और जस्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट मतलब बिल्कुल होता है ना, जस्ट मतलब अभी होता है ना, जस्ट या अभी अभी या बिल्कुल। और ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी। तो जितने भी आपको एडवर्ब दिखाई दे रहे हैं, ओनली, इवन, जस्ट एंड ऑल्सो, टेंड टू बी प्लेस्ड, इनको हम लगाते हैं इमीडिएटली बिफोर द वर्ड और वर्ड्स दे मॉडिफाई। ये सारे के सारे एडवर्ब हैं, यानी कि किसी न किसी वर्ड को तो मॉडिफाई करेंगे। जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करते हैं बिल्कुल उसी वर्ड से पहले लग जाते हैं। यानी कि अगर आपने इसको किसी और वर्ड के पहले लगा दिया तो उस सेंटेंस की पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल है, ओनली आई नोटिस्ड हिज वॉच। ध्यान से देखना, यहां पर भी आपको ओनली दिखाई दे रहा है, यहां पर भी ओनली दिखाई दे रहा है, यहां पर भी ओनली दिखाई दे रहा है, यहां पर भी ओनली दिखाई दे रहा है। यहां पर जो ओनली है वो आई से पहले है, यहाँ पर जो ओनली है वो नोटिस्ड के पहले है, यहाँ पर जो ओनली है वो हिज वॉच के पहले है। हिज अकेला कुछ नहीं होता ना, हिज तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये पूरा मिलकर हो गया ना। और यहाँ पर जो ओनली है वो केवल वॉच के पहले है। एक बात बताओ, ओनली का जो पोजीशन है वो हर बार चेंज हो रहा है। यहाँ पर ओनली आई के पहले लगा, यहाँ पर नोटिस के पहले, यहाँ पर वॉच, और यहाँ पर भी वॉच के पहले लगा है, ठीक है। तो क्या चारों की मीनिंग सेंटेंस की सेम हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ओनली जिसके पहले लग जाएगा, मैंने क्या लिखा, जिस वर्ड को क्वालिफाई करेगा, बिफोर द वर्ड और वर्ड्स दे मॉडिफाई, जिस वर्ड को क्वालिफाई करते हैं बिल्कुल उसके पहले लगते हैं। अगर ये बिल्कुल आई के पहले लगा मतलब आई को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इसकी मीनिंग क्या है, ओनली आई, यानी कि सिर्फ मैंने। मतलब ये ओनली जो है ना क्या करता है, अपने से आगे वाले वर्ड को लिमिट कर देता है। अगर बोल रहा है ओनली आई मतलब सिर्फ मैं, यानी कि मेरे अलावा और कोई नहीं, सिर्फ मैंने नोटिस की उसकी घड़ी। एक बंदा आया पार्टी में, उसने घड़ी पहनी हुई थी और मैंने क्या बोला, उसकी घड़ी सिर्फ मैंने नोटिस की, यानी कि यहाँ पर जो ओनली है वो आई को लिमिट कर रहा है, यानी कि सिर्फ मैंने देखी और किसी ने नहीं देखी। आई ओनली नोटिस्ड, अब यहाँ पर जो ओनली है नोटिस्ड के पहले, यानी कि जो ओनली है वो नोटिस को क्या कर रहा है, वो नोटिस को लिमिट कर रहा है। मतलब आई ओनली नोटिस्ड, मैंने सिर्फ नोटिस किया। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मैंने नोटिस किया, मेरे अलावा और भी लोग नोटिस करने वाले हो सकते हैं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं जो हूँ ना, मैं आई ओनली नोटिस्ड, मैंने केवल नोटिस किया। ना मैं उसके पास जाके रेट पूछा कि भाई कितने की है, ना मैंने उससे मांगा, मैंने सिर्फ नोटिस किया। मैंने सिर्फ नोटिस किया, यहाँ पर क्या था, सिर्फ मैंने नोटिस किया, मतलब मेरे अलावा और कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग जा रही है, मैंने सिर्फ नोटिस किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, मीनिंग चेंज हो रही है। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, अब यहाँ पर जो ओनली है वो प्लेस चेंज कर लिया। आई नोटिस्ड यानी कि मैंने नोटिस किया ओनली हिज वॉच। पार्टी में और भी लोग थे, और भी लोगों ने घड़ी पहनी होगी, लेकिन मैंने जानते हो क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया केवल उसकी घड़ी। यहाँ पर जो ओनली है वो इसको लिमिट कर रहा है, यानी कि मैंने जो नोटिस किया केवल उसकी घड़ी को नोटिस किया। तीनों की मीनिंग अलग है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं ही था इकलौता जिसने नोटिस किया। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे अलावा और भी नोटिस करने वाले हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने केवल नोटिस किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि लिमिट कर रहा है नोटिस को। यहाँ पर जो ओनली है वो हिज वॉच को लिमिट कर रहा है कि और भी लोग हो सकते हैं घड़ी वाले, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी घड़ी को देखा, सिर्फ उसकी घड़ी को देखा मैंने। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया हिज ओनली वॉच। जब भी ओनली के साथ डायरेक्ट नाउन लगा देते हैं ना, ओनली के साथ एक डायरेक्ट नाउन लगा देते हैं, ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या निकल जाती है, एकमात्र। मीनिंग क्या निकल जाती है, एकमात्र या इकलौता, एकमात्र या इकलौता, ठीक है भाई, एकमात्र या इकलौता। आ रही है मेरी बात समझ में, हाँ कि ना? एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? ओनली के साथ अगर आप एक नाउन लगा दोगे तो उसकी मीनिंग क्या बन जाएगी, एकमात्र या इकलौता। क्या बन जाएगी भाई, एकमात्र या इकलौता। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो, समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या निकलेगा, आई नोटिस्ड हिज ओनली वॉच, यानी कि मैंने नोटिस किया उसकी ओनली वॉच, मतलब उसकी जो ओनली वॉच है, मतलब उसकी जो एकमात्र घड़ी है। चारों की मीनिंग अलग है। अब मैंने किसको नोटिस किया, उसकी जो एकमात्र घड़ी है, मतलब उसके पास एक ही घड़ी है और मैंने उसको नोटिस कर लिया, मैंने उसको नोटिस कर लिया, ठीक है। तो ओनली, इवन, जस्ट और ऑल्सो जिसके पहले भी लग जाते हैं उसी को क्वालिफाई कर देते हैं। तो ध्यान रखना, अब इसकी पोजीशन के ऊपर एरर कैसे दी जाती है वो आगे अभी मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से एरर दी जाती है। बताओ, ये क्वेश्चंस मैंने कहे मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चंस आगे आपके सामने, आपको इसमें बताना करेक्ट है इनकरेक्ट है। आप क्या करो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो और फिर मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं। देखो, कर लिया आपने पॉज करके? देखो क्या है, जेसिका ओनली इज, देखो जेसिका ओनली इज, यहां पर जो ओनली है वो इज के पहले लगा हुआ है। इज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसकी मीनिंग क्या है, जेसिका सिर्फ है,
भाई या तो कोई होता है या कोई नहीं होता है। ये क्या मतलब होता है कि जेसिका सिर्फ है। अगर मैं अपने आप की, मैं अगर अपनी एज बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 27 साल का हूं या 28 साल का हूं या 20 साल का हूं। कोई भी इंसान अपनी एज बताएगा अगर, तो ऐसे ही तो बोलेगा ना कि मैं हूं। ऐसे तो नहीं बोलेगा मैं केवल हूं 27 साल का, मैं केवल हूं 27 साल का नहीं, मैं हूं केवल 27 साल का। यानी कि जो केवल है वो एज को लिमिट कर सकता है कि भाई तुम्हें मेरी एज बेशक ज्यादा लग रही हो लेकिन मैं हूं केवल 27 का। यानी कि जो ये ओनली है ये एज को लिमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर मीनिंग नहीं दे रहा है ये। जेसिका ओनली इज नहीं, जेसिका इज, जेसिका है क्या है, जेसिका इज ओनली, जेसिका इज ओनली, तो ओनली यहां पर आ जाएगा। जेसिका इज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड, जेसिका है केवल 25 साल की। तो देखो यहां पर पोजीशन की एरर दे रखी है, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा तो आपको एरर पकड़नी है। राफेल इज ओनली माई सन, राफेल है, राफेल क्या है, केवल मेरा बेटा। यानी कि जो ओनली है वो माई सन पे लिमिट कर रहा है चीज को, यानी कि माई सन से आगे कुछ नहीं है, यानी कि सिर्फ मेरा बेटा। अगर माई सन के आगे कुछ नहीं है क्योंकि ओनली ने लिमिट कर दिया, तो इसका मतलब राफेल जो है केवल मेरा बेटा है। जैसे पति पत्नी में लड़ाई हो गई है ना, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, दोनों कोर्ट में चले गए और दोनों बोल रहे हैं कि ये मेरा बेटा वो मेरा बेटा है ना। तो गुस्से में पत्नी ने क्या बोला कि राफेल सिर्फ मेरा बेटा है, तुम इसका नाम मत लेना, राफेल सिर्फ मेरा बेटा है। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ मेरा बेटा, तो यहाँ पर मीनिंग ठीक दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये कर देता, बताओ मीनिंग चेंज हो जाती कि नहीं हो जाती। अगर मैं कर देता राफेल इज माय ओनली को मैं यहां कर देता ओनली सन, अब इसकी मीनिंग चेंज हो गई। अब इसकी मीनिंग ये तो नहीं है कि राफेल केवल मेरा बेटा है, केवल मेरा बेटा नहीं है, राफेल है मेरा, राफेल है मेरा क्या, ओनली सन। राफेल जो है ना मेरा इकलौता बेटा है, क्योंकि ओनली सन का मतलब क्या हुआ, इकलौता बेटा। अब यहां पर कोई ये नहीं बोल रहा कि वो सिर्फ मेरा है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, यहां पर ये मीनिंग नहीं है। यहां पर मीनिंग है कि वो मेरा बेटा है लेकिन कैसा, इकलौता बेटा है ना। किसी और का भी हो सकता है, पति पत्नी अगर है तो दोनों का हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या बोलने का मतलब है कि राफेल मेरा इकलौता बेटा है, यानी कि राफेल के अलावा मेरा कोई और बेटा नहीं है। द कैट ओनली ईट्स, कैट जो है ना केवल खाती है, केवल खाती है 1 ब्रांड ऑफ कैट फूड। अब मान लो कैट फूड है, एक कैट के सामने रखा है, तो या तो वो उसको खाएगी या तो वो उसको नहीं खाएगी। क्या इसके आगे कोई तीसरी चीज हो सकती है, आप कहोगे नहीं सर नहीं हो सकती है, या तो वो उसको खाएगी या नहीं खाएगी। तो क्या ये बोलना उचित है कि केवल खाती है, ओनली ईट्स, भाई केवल खाती है, इसके अलावा और क्या करेंगे। अगर सामने आपके खाना रखा है तो आप खाओगे ही ना, इसका कोई मतलब निकल रहा कि द कैट ओनली ईट्स, कैट केवल खाती है। ओनली का पोजीशन यहाँ पर गलत है। जो बिल्ली है वो खाती है, बिल्ली जो है वो खाती है, देखो यहां तक तो मीनिंग निकल रही है। बिल्ली जो है वो खाती है, क्या खाती है, ओनली, केवल, केवल क्या खाती है, 1 ब्रांड ऑफ कैट फूड। यानी कि यहां पर जो कैट फूड का ब्रांड है उसको लिमिट किया जा रहा है कि जो बिल्ली है वो खाती है, क्या खाती है, केवल एक ही ब्रांड। तो यानी कि जो ओनली है वो ब्रांड को लिमिट कर रहा है, किसको लिमिट कर रहा है, ब्रांड को लिमिट कर रहा है। तो पोजीशन की एरर है यहाँ पर, ठीक है। द ब्लू बजर्ट्स किसी टीम का नाम है, मान लिया हमने किसी टीम का नाम है। द ब्लू बजर्ट्स ओनली स्कोर्ड, ब्लू बजर्ट ने केवल स्कोर किया 3 रन्स, ब्लू बजर्ट ने क्या किया, केवल स्कोर किया। अब आप एक मैच खेल रहे हो तो या तो आप स्कोर करोगे या तो स्कोर नहीं करोगे, या तो आप स्कोर करोगे या तो स्कोर नहीं करोगे। ये थोड़ी बोलते हैं कि मैंने केवल स्कोर किया, ब्लू बजर्ट ने स्कोर किया, क्या स्कोर किया जानते हो, ओनली 3 रन्स, यानी कि केवल 3 रन। क्या स्कोर किया, केवल 3 रन। यानी कि जो ओनली है वो 3 रन को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि ब्लू बजर्ट ने स्कोर किया, क्या स्कोर किया, केवल 3 रन स्कोर किया। द ओनली डेथ यानी कि सिर्फ मौत, द ओनली डेथ यानी कि सिर्फ मौत। क्या मौत के बाद भी कुछ होता है क्या, क्या मौत के बाद भी कुछ होता है जो हम बोलेंगे भाई देख सिर्फ टांग टूटी है। अगर कोई व्यक्ति जिसका सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो हम ये बोल देते हैं भाई सिर्फ टांग टूटी है या सिर्फ हाथ टूटा है या सिर्फ कॉमा में गया। तो हम पता सिर्फ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसका एंड जो रिजल्ट है वो क्या होता है, मौत। लेकिन मौत नहीं हुई तो हम बोल रहे हैं सिर्फ, सिर्फ टांग टूटी है। लेकिन जब मौत ही हो गई, एंड रिजल्ट ही आ गया, तो जब एंड रिजल्ट यही होता है तो इसके बाद तो कुछ होता नहीं है, तो एंड रिजल्ट के साथ कभी ओनली नहीं लगाते। अगर किसी भी चीज का कोई चीज एंड रिजल्ट है तो एंड रिजल्ट के साथ कभी ओनली नहीं लगाते, ठीक है। तो द डेथ जो मौत थी ऑफ, अगर मैं यहां पर लगा दूं हर के बाद ओनली सन, हर ओनली सन, तो ओनली के बाद अगर सन लग जाएगा तो मैंने क्या बताया, इसका मतलब बन जाएगा इकलौता। ओनली के बाद अगर सन लग जाएगा, सॉरी हर के बाद अगर ओनली लग जाएगा या ओनली के बाद सन लग जाएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा इकलौता बेटा। द डेथ ऑफ जो मौत थी किसकी, हर ओनली सन, उसके एकमात्र बेटे की जो मौत थी वो शॉकिंग, वो बहुत क्या थी, शॉकिंग, ठीक है। ये मीनिंग जा रहा है यहाँ पर। द कैन
सॉरी ही कैन इवन जंप, ही कैन इवन जंप, वो यहाँ तक कि जंप भी कर सकता है। अगर मैं इवन लगा रहा हूँ तो इवन क्या कर रहा है, जंप को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया, अभी बताया था ना, ओनली, इवन, जस्ट, ऑल्सो, ये जिसके पहले लग जाते हैं उसी को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इवन लगा दिया, यहाँ पर मैंने बोला जंप, ही कैन इवन जंप अक्रॉस, ही कैन इवन जंप कि मतलब वो जंप भी कर सकता है, और तो और वो जंप भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो और तो और जंप भी कर सकता है, तो मतलब जंप के अलावा भी कुछ और काम कर सकता है। हम बोलते हैं ना और तो और, ऐसे बोलते हैं ना और तो और, वो जा भी सकता है, इसका मतलब जाने के अलावा और भी काम कर सकता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर अगर बोला कि ही कैन इवन जंप, ही कैन इवन जंप मतलब वो जंप भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो जंप भी कर सकता है, मतलब जंप के अलावा भी कोई और काम होना चाहिए। पढ़ते हैं, ही कैन इवन जंप अक्रॉस द गटर, कि वो गटर के आर पार क्या कर सकता है, जंप भी कर सकता है, मतलब इसके अलावा भी कुछ कर सकता है क्या उस गटर के साथ वो। ठीक है, आगे देखो, सो वाई कांट यू, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कोई मीनिंग निकला इसका, बताओ, यहाँ तक कि वो जंप भी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ये नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ तक कि वो भी जंप कर सकता है, यहाँ तक कि वो जंप नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो भी, यानी कि जो इवन है वो इस ही को क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। भाई यहाँ तक वो जो लड़का है ना जंप कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, यानी कि इसके दो काम को नहीं दिखा रहा मैं, इसके एक्स्ट्रा काम को नहीं दिखा रहा मैं, बल्कि क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ तक कि वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो क्या बोलेंगे, इवन ही कैन, ये जो इवन है यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा, इवन ही, क्या आ जाएगा, इवन ही कैन जंप। भाई यहाँ तक वो जंप कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, इवन ही कैन जंप, यहाँ तक कि वो जंप कर सकता है। समझ में आया। तो इस तरीके से ये जो चार एडवर्ब्स हैं इनकी पोजीशन गलत आपको देकर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो भैया याद रखना कि जिनको ये क्वालिफाई करते हैं उनके जस्ट पहले लग जाते हैं, ठीक है, और अगर किसी और के पहले लग जाए तो अर्थ का अनर्थ भी ये कर देते हैं। तो सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ना और वहां पर पता लगाना कि इनकी जो पोजीशनिंग है वो ठीक की गई है या नहीं की गई है। समझ गए बात को। कॉन्सेप्ट नंबर 64, इफ एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। बहुत जरूरी चीज है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट डाल दिया है। एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर जो काम करने के तरीके को बताता है, एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस जो प्लेस को बताता है, हेयर देयर ये सारी चीजें होती है ना, और एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम को बताता है। तो अगर एक ही सेंटेंस में तीन एडवर्ब आ रहे हैं तो उनका एक सीक्वेंस होता है भाई, वो सीक्वेंस क्या होता है, एमपीटी। याद करने का तरीका है एम्प्टी, याद करने का तरीका क्या है, एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली होता है ना, तो याद करने का ट्रिक है ये एम्प्टी, यानी कि पहले मैनर आएगा फिर प्लेस आएगा उसके बाद टाइम आएगा। ठीक है, आपको बताना ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ऊपर मैंने आपको समझा दिया रूल क्या है और नीचे आपको बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, ही डांस्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट एट द फंक्शन। देखो भैया, ही डांस्ड, उसने डांस किया, कैसे डांस किया पता, ब्यूटीफुली, यानी कि बहुत सुंदर तरीके से। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि काम करने का तरीका बता रहा है। कब डांस किया, कल रात, यानी कि क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम को बता रहा है ना, काम का टाइम बता रहा है कि काम कब हुआ, कल रात। अच्छा, कहाँ पर किया, एट द फंक्शन, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि काम कहाँ पर हुआ वो प्लेस बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है। तो यानी कि यहाँ पर मैनर, टाइम और प्लेस तीनों है। अब आपको बताना है कि ये ठीक है गलत है। तो मैंने क्या बताया, अगर मैनर, प्लेस, टाइम तीनों आ जाए तो उनका सीक्वेंस क्या रहता है, मैनर, प्लेस, टाइम। तो मैनर, टाइम और प्लेस दे दिया, यानी कि यहाँ पर दे दिया है एमटीपी, यहाँ पर क्या दे दिया है, पहले एम है फिर टी है फिर पी है, तो ये गलत है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, ही डांस्ड ब्यूटीफुली एट द फंक्शन, एट द फंक्शन, पहले आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा प्लेस, ही डांस्ड एट द, ही डांस्ड ब्यूटीफुली एट द फंक्शन, उसके बाद आ जाएगा लास्ट नाइट, क्या आ जाएगा, लास्ट नाइट। ठीक है, टाइम लास्ट में आ जाएगा। अगला, ही शी सैंग इन द टाउन हॉल वेल लास्ट नाइट। शी सैंग, उसने गाना गाया, कहां पर गाया, इन द टाउन हॉल, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, वेल कैसे गाया, बहुत अच्छा गाया या अच्छा गाया, वेल क्या है, एक एडवर्ब है ना, जैसे गुड एक एडजेक्टिव है, वेल एक एडवर्ब है। उसने गाया, कैसे गाया, अच्छा गाया, मतलब गाने का तरीका बता रहा है, काम करने का तरीका बता रहा है, मतलब मैनर है। कब गाया, कल रात, यानी कि ये क्या है, आपका टाइम है। तो देखो सीक्वेंस क्या दे रखा, पीएमटी, जबकि होना क्या चाहिए, एमपीटी, यानी कि सही क्या होना चाहिए, ये गलत है, सही क्या होना चाहिए, शी सैंग, सही क्या होना चाहिए, शी सैंग, पहले क्या आ जाएगा, वेल, शी सैंग वेल, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लेस, इन द टाउन हॉल, शी सैंग वेल इन द टाउन हॉल, इन द टाउन हॉल, उसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट नाइट, इधर लास्ट नाइट आ जाएगा, लास्ट में लास्ट नाइट। ठीक है, समझ गए। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, याद रख लोगे, एमपीटी। ठीक है, आई वेंट एट 8 PM टू हिज हाउस, आई वेंट, मैं गया, कितने बजे गया, एट 8 PM, तो ये टाइम है। ठीक है, टू हिज हाउस, आई वेंट एट 8 PM टू हिज हाउस, उसके घर गया, ये क्या है, प्लेस है। अब यहाँ पर देखो मैनर नहीं है, अगर मैनर नहीं है तो क्या हुआ, देखो अगर तीनों है, अगर एम पी टी है
तो इस तरीके से रहेगा अगर तीनों है। अगर मान लो m नहीं है तो क्या रहेगा, pt। क्या रहेगा, pt। अगर मान लो t नहीं है या मान लो p नहीं है तो क्या रहेगा, mt। क्या रहेगा, mt। लेकिन मेरे बंधु और मित्र, चलो ठीक है इसको ऐसे देखो, और अगर मान लो t नहीं है तो क्या रहेगा, mp। t नहीं है तो क्या रहेगा, mp। ये चीज याद रख लोगे। अब इसके बारे में एक और चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये याद रख लोगे, या तो ये रहेगा, अगर मान लो m नहीं है तो pt, सीक्वेंस क्या होगा, pt। अगर मान लो p नहीं है तो क्या हो जाएगा, mt। और अगर मान लो t नहीं है तो क्या हो जाएगा, mp। इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर टीपी दे रखा है, जबकि होना क्या चाहिए, pt। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू हिज हाउस। तो ये गलत है, सही क्या होना चाहिए, आई वेंट टू हिज हाउस, टू हिज हाउस। उसके बाद आएगा एट 8 PM, एट 8 PM। ठीक है, इसको याद रखना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, याद रख लोगे भाई। अब देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स, अब उस सीक्वेंस को मैं दोबारा से लिख देता हूं। आपने क्या पढ़ा, MPT। अगर P नहीं है तो MT, और अगर आपका M नहीं है तो क्या हो जाएगा, PT, और अगर आपका T नहीं है तो क्या हो जाएगा, MP। ठीक है, तो ये तो सेम रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है कभी कभी। जैसे देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स बिफोर एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो मैनर है ना, मैनर वो प्लेस के पहले आता है, मैनर जो है वो प्लेस के पहले आता है। ठीक है, आपको पता है एमपीटी के अनुसार। लेकिन इफ द वर्ब इज अ वर्ब ऑफ मोशन, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा वर्ब आ जाए जो है वर्ब ऑफ मोशन। वर्ब ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, जो मोशन को दिखाता है। सीधा सीधा याद रखो, जैसे कि गो यानी कि जाना, कम यानी कि आना, अराइव यानी कहीं पहुंचना, रीच मतलब कहीं पहुंचना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम, गो, अराइव, रीच, ये क्या है, ये है वर्ब ऑफ मोशन, यानी कि गति को दिखाने वाले। किसको दिखाने वाले, गति को दिखाने वाले। अगर ये वर्ब्स सेंटेंस में आ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये वर्ब्स सेंटेंस में आ रहे हैं और उस सेंटेंस में कहीं पर भी टाइम वाला कोई एडवर्ब नहीं है, तो आपके पास दो बचेगा, एक आपके पास बचेगा एम और एक आपके पास बचेगा पी। तो रूल के हिसाब से आपको लगाना चाहिए था एमपी। क्या लगाना चाहिए था, एमपी। लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ब है तो वहां पर एमपी ना कर क्या आ जाएगा, पीएम। क्या आ जाएगा, पीएम। बहुत लोग ये बताते नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता है आपको। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका कई बार। ठीक है, मैंने क्या बोला, यानी कि सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पीएमटी। अगर टी होगा तो अच्छी बात है, फिर एमपीटी की जगह क्या हो जाएगा, पीएमटी। देखो यहाँ पर क्या है, एमपीटी, जो नॉर्मल जो आपने पढ़ा वो क्या है, एमपीटी। लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ब आ जाए तो एमपीटी ना होकर पीएमटी हो जाता है। क्या हो जाता है, पीएमटी। समझ में आया, क्या हो जाता है, पीएमटी, यानी कि पी पहले और एम बाद में। ऑल क्लियर, इतनी बात समझ गए। एमपीटी नॉर्मल केसेस में, और अगर मोशन वाले वर्ब से तो पीएमटी, यानी कि पी और एम आपस में बदल जाते हैं। ऐसे याद रखो, जो एमपी है, जो क्या है, एमपी है, वो आगे चलकर क्या बनेगा, पीएम बनेगा। क्या बनेगा, पीएम बनेगा। ठीक है, शी वेंट देयर। देखो ये वेंट जो है, ये गो का ही तो सेकंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब ऑफ मोशन है। अगर ये वर्ब ऑफ मोशन है और यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो प्लेस, देयर क्या है, प्लेस है, और सीक्रेटली क्या है, मैनर है। अगर आपको इनमें से कोई वर्ब दे दिया, उसमें से एक आपको जो एडवर्ब है, एक आपको दे दिया क्या, प्लेस, एक आपको दे दिया मैनर। तो जब प्लेस और मैनर दे दिया तो ये वाला सीक्वेंस अब आपको नहीं लगाना, अब आपको ये वाला सीक्वेंस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो वो क्या दे दिया, वेंट, इनमें से एक दे दिया मोशन वाला। अब आपको लगाना है पीएम, तो पीएम लगा हुआ, यानी कि बिल्कुल ठीक है। अगर कोई और वर्ब होता तो यहाँ पर क्या था, एमपी। क्या था, एमपी, यानी कि पहले मैनर फिर प्लेस। आई रीच्ड स्टेशन, देखो रीच आ गया है ना, रीच है ना, इसमें मोशन वाला है। आई रीच्ड स्टेशन क्विकली यस्टरडे, आई रीच्ड स्टेशन क्विकली यस्टरडे। आप मुझे बताओ, ये स्टेशन क्या है, प्लेस है, ये क्विकली क्या है, मैनर है, और यस्टरडे क्या है, टाइम है। देखो पीएमटी होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए, पहले तो आप मुझे बताओ, पीएमटी होना चाहिए या एमपीटी होना चाहिए। आपका जवाब आएगा सर क्या होना चाहिए, पीएमटी। पीएमटी क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, रीच आ रहा है। तो क्या पीएमटी है, पीएमटी है, बिल्कुल है, यानी कि सेंटेंस क्या है आपका ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखोगे। नॉर्मल केसेस में एमपीटी यानी कि पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम, और अगर आपको एक मोशन वाला वर्ब दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पीएमटी। ठीक है, याद रखना इसको। कॉन्सेप्ट नंबर 65, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं भाई, जो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। काम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं डेली जाता हूँ तो उस काम की फ्रीक्वेंसी है कि वो आज भी हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा। मैं बोलूँ कि मैं हफ्ते में एक बार जाता हूँ, यानी कि वीकली, यानी कि अगर मैं इस संडे गया हूँ तो अब मैं अगले संडे जाऊँगा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर मैं अगले संडे जाऊँगा। ऐसे मैं बोलूँ हर महीने जाता हूँ, तो अगर मैं 1 तारीख को गया हूँ तो फिर अगले महीने की 1 तारीख को, फिर अगले में, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो एक सेट पैटर्न में होता है। किस में होता है, एक सेट पैटर्न में चलता है, जो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स होते हैं उनका पोजीशन कहाँ पर होता है सेंटेंस में, इसको समझते हैं ध्यान से। उससे पहले इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है इंडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो अनिश्चित होते हैं,
जिनके बारे में निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते कुछ, अभी समझाऊंगा। एक होता है डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और तीसरा अलग कैटेगरी है भाई, है ना, दोनों से अलग है। इनडेफिनेट का मतलब क्या हो गया, एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोलूं कि वो अक्सर यहाँ आता है, आना क्या है, काम है, और अक्सर जो है क्या कर रहा है, उसके काम की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो कब कब आता है, तो मैंने बोला अक्सर आता है। क्या बोला मैंने, अक्सर। तो क्या आप बिल्कुल डेफिनेट वे में ये बता सकते हो मुझे कि वो कब कब आता है, कौन कौन से दिन आता है और कौन कौन से दिन नहीं आता, नहीं बता पाओगे। अगर मैंने बोला अक्सर आता है, तो अक्सर का मतलब हो सकता है आज आया भी हो सकता है आज ना भी आया, हो सकता है कल आएगा भी नहीं भी आएगा, यानी कि डेफिनेट नहीं है। या फिर ऐसे में बोलूँ कि वो यहाँ मुश्किल से ही आता है, रेयरली, रेयरली का मतलब मुश्किल से ही, इसका मतलब मुझे नहीं पता कि कब आता है कब नहीं आता, लेकिन मुश्किल से आता है, ठीक है, हमेशा नहीं आता। ऐसे में बोल दूँ हमेशा आता है, मैं बोल दूँ क्या, हमेशा आता है। अब हमेशा का मतलब ये तो नहीं है कि वो आज भी आया कल भी आएगा परसों भी, उसको तो फिर डेली कहते हैं ना। हमेशा अलग चीज़ है, डेली अलग चीज़ है। डेली का मतलब फिक्स है कि डेली हो रहा है, हफ्ते में 7 दिन, महीने में पूरे 30-31 दिन। लेकिन हमेशा का एक अलग मतलब है, जैसे मान लो 3 दिन तक आया फिर अगले दिन नहीं आया, फिर अगले 4 दिन तक आया फिर अगले दिन नहीं आया, तो इसको हम डेली तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, हमेशा आता है भाई। क्या आता है, हमेशा आता है। तो ये भी क्या है, इंडेफिनेट है। तो सेल्डम, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये सब क्या होते हैं, इंडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिंपल है। एक होता है डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट क्या होता है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ वीकली, मतलब मैं वीकली वहां जाता हूँ, तो वीकली का मतलब फिक्स है ना, कि अगर सोमवार को गया हूँ तो फिर अगले सोमवार को, फिर अगले सोमवार को, मुझे पता है हफ्ते में एक ही दिन है। वीकली बोलने का मतलब है हफ्ते में एक ही दिन। ऐसी मंथली बोलने का मतलब है महीने में एक ही दिन, ईयरली बोलने का मतलब है साल में एक ही दिन, डेली बोलने का मतलब है कि रोज। अगर मैं डेली बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है हफ्ते में 7 दिन। तो उसको बोलते हैं डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये तीनों से अलग है, यहाँ पर 3 ही है जो आपको याद रखना है। एक रेगुलरली याद रखना है, एक फ्रीक्वेंटली और एक ओकेजनली, ठीक है, ये 3 याद रखना। अच्छा, अब जो इनडेफिनेट एडवर्ब्स होते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, उनको हम सेंटेंस में कहाँ लगाते हैं, मेन वर्ब से पहले। देखो लिखा है ना प्लस मेन वर्ब, लिखा है ना प्लस, यानी कि मेन वर्ब के पहले लगाना है। कहाँ लगाना है, मेन वर्ब के पहले। और जो डेफिनेट वाले होते हैं मेरे भाई, उनको आपको लगाना होता है कहाँ, देखो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में। जो इंडेफिनेट वाले होते हैं उनको आपको लगाना है मेन वर्ब के पहले, और जो डेफिनेट वाले हैं उनको आपको लगाना है सेंटेंस के लास्ट में। अभी जब कुछ रूल्स मैं आपको समझा दूंगा ना, तो यहाँ पर मैं कम से कम 20-25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं एडवर्ब के। एडवर्ब बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एडवर्ब के मैं 20-25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के एग्जाम से निकालकर, तो उसकी प्रैक्टिस भी मैं अभी आपको कराऊंगा। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ और इनको आपको याद रखना है भाई, ठीक है। जो इंडेफिनेट है वो कहाँ पर आ जाएगा, मेन वर्ब के पहले, और जो डेफिनेट है वो कहाँ पर आ जाएगा, सेंटेंस के एंड में। और ये तीनों जो हैं ये कहीं पर भी आ सकते हैं। कहीं पर भी का क्या मतलब है, कि मेन वर्ब के पहले भी आ सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं, दोनों ही जगह पर आ सकते हैं, दोनों ही जगह पर आ सकते हैं। इतना समझ के लिखो, लिखा है ना एट बोथ पोजीशंस, यानी कि मेन वर्ब के पहले भी आ सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल देखो, ही नेवर हेल्प्स मी, आपको बताना सही है गलत है। ये नेवर क्या है आप बताओ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। नेवर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि काम की फ्रीक्वेंसी बताता है ये, ठीक है। ऐसे इसमें एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलवेज, इसमें क्या है ऑफन, इसमें क्या है ऑलवेज, इसमें क्या है डेली, और इसमें क्या है मंथली। ये सारे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कौन सा डेफिनेट है कौन सा इंडेफिनेट, नेवर क्या है, इंडेफिनेट है, क्योंकि नेवर का मतलब कभी नहीं। तो कभी नहीं का मतलब फिक्स नहीं है कि कब कब है कब कब नहीं है, फिक्स नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। ऑलवेज भी इंडेफिनेट है। ऑफन यानी कि अक्सर, वो अक्सर आता है, तो कब कब आता है फिक्स नहीं कह सकते, तो ये भी इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट है, ये डेफिनेट है क्योंकि डेली का मतलब रोज है, और ऐसी मंथली का मतलब भी क्या, महीने में एक बार, तो फिक्स है, डेफिनेट है ये। तो जो इंडेफिनेट होते हैं मेरे भाई, वो आते हैं आपके मेन वर्ब के पहले। चेक करो, क्या मेन वर्ब के पहले है सेंटेंस ठीक है। क्या मेन वर्ब के पहले है सेंटेंस ठीक है। क्या ये जो ऑफन है मेन वर्ब के पहले है सेंटेंस ठीक है, कम एक मेन वर्ब है ना। क्या ये ऑलवेज मेन वर्ब के पहले है, बिल्कुल है, ठीक है। याद रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए सेंटेंस में तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आ जाता है जो आपका एडवर्ब आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। अब ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट वाला कहाँ पर आएगा, मेन वर्ब के पहले तो नहीं आएगा, ये मेन वर्ब है। अगर यहाँ पर लगा दोगे आई डेली टीच यू, तो गलत है, आई टीच यू डेली, आई टीच यू डेली, लास्ट में आ जाएगा एंड में। यू कैन कम टू मीट योर ग्रैंड मदर, आप अपनी दादी से मिलने के लिए आ सकते हैं मंथली, महीने में एक बार, महीने में एक बार। तो ये भी क्या है, डेफिनेट है, तो सेंटेंस के एंड में। तो पोजीशन याद रख लोगे, इनडेफिनेट वाला जो है मेन वर्ब के पहले आ जाएगा, और डेफिनेट वाला जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये आप याद रखना भाई, ठीक है।
कॉन्सेप्ट नंबर 66, यूज ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स। अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के एडवर्ब्स हैं, उनका यूज हम देखना शुरू करेंगे कि किसका यूज कहाँ पर होता है, कैसे होता है, और ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, पहला एडवर्ब है सेल्डम इफ एवर। ये पेयर याद रखना है पूरा, ये पूरा पेयर याद रखना है। सेल्डम इफ एवर का एक पेयर होता है, सेल्डम और नेवर का एक पेयर होता है। एग्जाम में क्या कर देंगे आपको, एग्जाम में आपको दे देंगे सेल्डम, सेल्डम के साथ इफ दे देंगे, और इफ के साथ एवर की जगह दे देंगे नेवर, तो ये गलत पेयर होता है। या फिर आपको दे देंगे सेल्डम, सेल्डम के साथ आपको और दे देंगे, और के साथ नेवर की जगह पर आपको दे देंगे एवर, तो ये भी गलत होता है। तो आपको पेयर याद रखना सीधा सीधा, सेल्डम सॉरी, सीधा सीधा क्या रखना है आपको, पेयर याद रखना है कि पेयर क्या होता है। ठीक है, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। सेल्डम इफ एवर का क्या मतलब होता है और इसको कहां पर यूज करते हैं, ये पहली बात याद रखना, पॉजिटिव मीनिंग देता है आपको, और इसका मीनिंग क्या होता है, कभी कभी। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये पॉजिटिव होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, कभी कभी। मीनिंग क्या होता है, कभी कभी, यानी कि समटाइम्स। सेल्डम और नेवर, नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर नेवर से पता लग रहा है कि क्या ये नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव है। ठीक है, और इसकी मीनिंग क्या होती है, लगभग कभी नहीं, लगभग कभी। जैसे इसका मतलब है ना कभी कभी, समटाइम्स, ऐसे इसका क्या मतलब है, कभी नहीं, लगभग कभी नहीं, लगभग कभी नहीं। ऐसी एक और पेयर है लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, ये पॉजिटिव है, इसकी मीनिंग क्या होती है, अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़ा। ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी किसी चीज की, थोड़ी सी क्वांटिटी किसी चीज की। आप ध्यान रखना, लिटिल जो अ लिटिल जो लगाते हैं ना हम, ये हम लगाते हैं किसके साथ में, ये हम लगाते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ये हम लगाते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अनकाउंटेबल पता है ना, जिनको गिन नहीं सकते, तो ये हम लगाते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। ठीक है, और लिटिल और नथिंग, नाम से क्लियर हो रहा है कि भैया ये नेगेटिव है, और इसकी मीनिंग क्या होती है, लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। ठीक है, लिटिल का मतलब ना के बराबर, और लिटिल का मतलब कुछ या थोड़ा, तो उसी का सिनोनियम ये है लिटिल इफ एनीथिंग, और लिटिल का सिनोनियम क्या है, लिटिल और नथिंग, लिटिल और नथिंग। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसी गलत पेयर दे देगा, आपको दे देगा लिटिल, लिटिल इफ नथिंग, ऐसे दे देगा, तो आपको अच्छे से पता है कि क्या ये गलत है। या फिर आपको दे देगा लिटिल और एनीथिंग, लिटिल और एनीथिंग, इस तरीके से दे देगा, तो आपको पता है भी क्या गलत है। तो पेयर याद रखना होता है आपको भाई, याद रख लोगे। ठीक है, ये चारों याद रख लोगे, इनकी मीनिंग याद रख लोगे, कौन पॉजिटिव में है, कौन नेगेटिव में है, किसका क्या मीनिंग है, याद रखना है इसको। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल्स देखो, 4 एग्जाम्पल्स हैं। वी सेल्डम और नेवर, पहले तो आपको सबसे पहले पेयर चेक करना होता है, क्या सेल्डम और नेवर का पेयर बनता है, सेल्डम और नेवर। अगर सेल्डम के साथ इफ है तो इफ आता है पॉजिटिव में, तो वहां पर एवर आता है। देखो, इफ पॉजिटिव में आता है तो वहां पर एवर आता है। ठीक है, और जो है वो नेगेटिव में आएगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, नेवर। तो सेल्डम और नेवर का पेयर तो ठीक है, सेल्डम और नेवर का पेयर क्या है, ठीक है, यानी कि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। वी सेल्डम और नेवर गो टू प्ले क्रिकेट, यानी कि हम, अच्छा मीनिंग क्या थी, देखो सेल्डम और नेवर का मतलब लगभग ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेवर, यानी कि हम ना के बराबर क्रिकेट खेलने जाते हैं दीज डेज आजकल, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। हम आजकल ना के बराबर क्रिकेट खेलने जाते हैं, हम आजकल ना के बराबर क्रिकेट खेलने जाते हैं। इसकी मीनिंग क्या है, नेगेटिव है, ध्यान रखना। तो अलग से इसके साथ में नॉट लगाने की गुस्ताखी मत करना। ही एट लिटिल और नथिंग, लिटिल और नथिंग। ठीक है, जैसे इसके साथ और है ऐसे इसके साथ भी और है, और के बाद नेगेटिव वर्ड है, ऐसे यहाँ पे भी और के बाद नेगेटिव वर्ड है, याद रखने का तरीका है ये। ठीक है, लिटिल और नथिंग, इसका मतलब क्या है, ना के बराबर, है ना। देखो लिटिल और नथिंग, ये रहा लिटिल और नथिंग, ना के बराबर, ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है आपको। ठीक है, तो उसकी मीनिंग क्या बन रही है, ही एट लिटिल और नथिंग, मतलब उसने ना के बराबर खाया, दैट इज वाई, इसीलिए ही केम टू मी आस्क फॉर सम फूड, ही केम टू मी टू आस्क फॉर सम फूड, इसीलिए वो मेरे पास आया कुछ खाना पूछने के लिए कि अगर कुछ खाना है तो, क्योंकि उसने ना के बराबर खाया। लिटिल और नथिंग का मतलब ना के बराबर, नेगेटिव मीनिंग देता है। आफ्टर सर्चिंग थ्रू द ओल्ड फाइल्स, पुरानी फाइल्स ढूंढने के बाद, पुरानी फाइल्स में ढूंढने के बाद, शी फाउंड लिटिल और नथिंग। देखो यहाँ पर भी क्या है, लिटिल और नथिंग, मतलब उसको ना के बराबर मिला, उसको ना के बराबर मिला, दैट कुड हेल्प विद रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब उसको ना के बराबर चीजें मिली जो उसको प्रोजेक्ट में हेल्प कर सके। लिविंग हर फीलिंग्स फ्रस्ट्रेटेड एंड अनसर्टेन अबाउट हाउ टू प्रोसीड, इससे वो फ्रस्ट्रेट हो गई और अनसर्टेन, यानी कि वो निश्चित नहीं कर पा रही थी कि वो प्रोसीड कैसे करे, आगे कैसे बढ़े, क्योंकि उसको जो मिला वो ना के बराबर। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हताश निराश होने की बात की जा रही है, तो अगर थोड़ा सा मिल जाता, अगर यहाँ पर होता लिटिल, देखो यहाँ पर था ना लिटिल, लिटिल इफ एनीथिंग, अगर ये लगा देते तो उसकी मीनिंग क्या आ जाती, कुछ या थोड़ा, यानी कि कुछ तो होता ना, तो मीनिंग गलत हो जाती कि उसको मतलब थोड़ा सा मिला,
जो उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प किया। तो अगर थोड़ा सा मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होती, अनसर्टेन नहीं होती। तो ये भी देखा करो कि क्या जो हमने लगाया है एडवर्ब, क्या वो मीनिंग दे पा रहा है सही कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, लिटल इफ नथिंग कुड बी डन टू सैल्वेज द सिचुएशन। लिटल इफ नथिंग, लिटल इफ नथिंग, देखो लिटल इफ नथिंग, क्या लिटल इफ नथिंग ठीक है? बताओ मुझे, लिटल इफ नथिंग ठीक है? देखना जरा, लिटल के साथ इफ के साथ एनीथिंग आता है, लिटल इफ नथिंग तो होता ही नहीं है। या तो लिटल और नथिंग या लिटल इफ नथिंग, एनीथिंग, सॉरी लिटल इफ एनीथिंग। अगर लिटल इफ सही मानते हो तो यहाँ पर एनीथिंग आएगा। अगर आप लिटल और नथिंग को ठीक मानते हो तो यहाँ पर क्या आएगा? और आएगा। भाई या तो आप इसको करोगे लिटल और नथिंग, या तो करोगे लिटल इफ एनीथिंग। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आएगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग क्या है। लिटल इफ एनीथिंग, लिटल इफ एनीथिंग का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब थोड़ा। लिटल इफ एनीथिंग का मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ा सा कुड बी डन टू सैल्वेज द सिचुएशन। मतलब सैल्वेज का मतलब क्या होता है? बचा लेना, है ना। मतलब थोड़ा सा किया जा सका सिचुएशन को बचाने के लिए। वंस द स्टॉर्म हैड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द क्रॉप्स। मतलब जब स्टॉर्म यानी कि तूफान आया और उसने भयंकर मात्रा में क्या मचा दी? तबाही मचा दी। किसकी? क्रॉप्स की, यानी कि फसलों को क्या कर दिया? खराब कर दिया। तो हम थोड़ा सा बचा पाए, हम थोड़ा सा ही बचा पाए। सैल्वेज का मतलब क्या होता है? बचा लेना। हम थोड़ा सा बचा पाए उस भयंकर तूफान आंधी में, या हम ना के बराबर बचा पाए। बताओ क्या मीनिंग आनी चाहिए? मीनिंग आनी चाहिए हम ना के बराबर बचा पाए। हम थोड़ा सा नहीं बचा पाए, हम ना के बराबर। क्योंकि जब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ, यानी कि अत्यधिक मात्रा में डैमेज हुआ, इसका मतलब हम थोड़ा नहीं, हम ना के बराबर बचा पाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिटल और नथिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिटल, ये लिटल और नथिंग, मतलब ना के बराबर। लिटल और नथिंग कुड बी डन, मतलब ना के बराबर हम कर पाए कुछ भी टू सैल्वेज, बचाने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिटल और नथिंग, लिटल और नथिंग। ठीक है, आ रहा है समझ में? पहली बात तो आपको पता है एरर इसी पार्ट में। अगर मैं इस तरीके से आपको दे देता, इस तरीके से, ठीक है, स्लैश में, तो आपको पता पार्ट ए में एरर है। क्योंकि लिटल इफ नथिंग कुछ होता ही नहीं है। या तो लिटल इफ एनीथिंग या लिटल और नथिंग। ठीक है, बात समझ गए भाई? तो इन पेयर को याद रखा करो। कॉन्सेप्ट नंबर 67, डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू। ठीक है, टू मच एंड मच टू क्या मतलब होता है इनका? ध्यान से देखो। जो टू मच होता है ना, वो आपका एक एडजेक्टिव होता है, और जो मच टू होता है वो आपका एक एडवर्ब होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। एक चीज बता रहा हूँ, आप कभी जिंदगी में इसको भूलोगे नहीं। आपने एक मूवी देखी होगी किक, सलमान खान की मूवी है किक। नहीं देखी? कोई बात नहीं, अगर देखी है तो अच्छी बात है। उसके अंदर एक डायलॉग है, सलमान खान एक डायलॉग बोलता है कि आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे टू मच फन। क्या बोलता है? टू मच फन बोलता है ना, टू मच फन। यानी कि उसने क्या किया? टू मच के बाद में क्या लगाया? फन। फन क्या है? एक नाउन है। फन क्या है? एक नाउन है। और आप अच्छे से जानते हो कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने टू मच लिखा है। तो जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव ही तो होता है मेरे भाई, हाँ कि ना? जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई कर दे वो एडजेक्टिव ही तो होता है ना। इसलिए टू मच क्या है? देखो एडजेक्टिव है। अब कभी भूलना मत इसको। टू मच फन बोलता है ना सलमान खान, तो आगे फन यानी कि नाउन लगा रहा है, मतलब टू मच क्या है? एक एडजेक्टिव है। और मच टू जो है ये क्या है? एक एडवर्ब है। यानी कि टू मच एक नाउन को क्वालिफाई करेगा, और मच टू एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव को या वर्ब को, खास करके एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल देखें, आई डिड टू मच शॉपिंग। टू मच शॉपिंग। अब पहले आप मुझे बताओ, जो शॉपिंग लिखा है मेरे भाई, ये शॉपिंग क्या है? ये शॉपिंग नाउन है, ये शॉपिंग एडजेक्टिव है, क्या है? आई डिड टू मच शॉपिंग, शॉपिंग क्या है? ये मैंने किया बहुत ज्यादा शॉपिंग, बहुत ज्यादा शॉपिंग। तो शॉपिंग क्या है? बताओ। वर्ब में आईएनजी लगा दिया हमने, तो क्या ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है? क्या है ये? जब आप किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हो, वर्ब में आप क्या लगा देते हो? वर्ब में पढ़ाया था मैंने, आईएनजी लगा देते हो, तो वो नाउन की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह भी काम करता है। ठीक है, और वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। डिपेंड करता है कि क्या वो खुद किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो शॉपिंग है, क्या ये किसी को खुद क्वालिफाई कर रहा है? जैसे मैं बोलूँ फ्लाइंग जट, तो वहां पर जो V1 आईएनजी है वो जट को क्वालिफाई कर रहा है, तो वहां पर फ्लाइंग जो है एक एडजेक्टिव है। V1 आईएनजी है लेकिन एडजेक्टिव है, क्योंकि V1 आईएनजी नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। यहाँ पर जो V1 आईएनजी है वो नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट है ना ये, किसका ऑब्जेक्ट है? इस डिड का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस डिड का ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है। क्या है? नाउन है। क्योंकि शॉपिंग किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा, बल्कि जो टू मच है ये शॉपिंग को क्वालिफाई कर रहा है, कि हमने की शॉपिंग। कितनी शॉपिंग की? बहुत ज्यादा, यानी कि टू मच। यानी कि नाउन को क्वालिफाई करना है आपको, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए टू मच लगाते हैं, यानी कि सेंटेंस आपका क्या है? करेक्ट है। इट्स मच टू हॉट।
यहाँ पर क्या लिखा हमने, देखो मच टू, क्या लिखा मच टू। ये हॉट क्या है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो अगर आप एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब क्या होता है, मच टू। तो इट्स मच टू हॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है, टू वॉक इन द गार्डन टुडे, मतलब आज गार्डन में काम नहीं हो पाएगा, गार्डन में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है। ठीक है, आ गया समझ में। तो टू मच और मच टू में बेसिक डिफरेंस क्या है कि टू मच एक एडजेक्टिव है और मच टू क्या है, एक एडवर्ब है। मच टू क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करेगा। डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड अगो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी भी है। आज के बाद इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बिफोर हम कब लगाते हैं, कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। बिफोर को आप एक एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बिफोर जो होता है ना, एक एडवर्ब का भी काम करता है। अगर ये एडवर्ब का काम करेगा तो जाहिर सी बात है किसको दिखाएगा, टाइम को दिखाएगा, क्योंकि बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, और एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। प्रपोजिशन का भी काम करता है, यानी कि किसी नाउन के पहले लगेगा, किसी नाउन के पहले लगेगा, और उस नाउन के संबंध में क्या बताएगा, किसी दूसरे नाउन की अवस्था, पोजीशन बताएगा, इसलिए तो प्रीपोजिशन है। और कंजंक्शन यानी कि क्या करेगा, दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को ऐड करेगा। तो तीनों तरीके से काम ये करता है। ठीक है, जो बिफोर है तीनों तरीके से काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है, प्रीपोजिशन का भी, कंजंक्शन का भी। लेकिन जो आपका अगो है, देखो बिफोर का मतलब भी पहले होता है और अगो का मतलब भी पहले जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो है ना, कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, इसको केवल आप एक एडवर्ब के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा वो। इसमें देखो क्या लिखा है, जनरली यूज्ड विद परफेक्ट टेंस। जनरली जो हम बिफोर को यूज करते हैं एडवर्ब में, जब हम बिफोर को एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, जब हम बिफोर को एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, क्योंकि हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं ना, तो हम वहां पर उसको परफेक्ट टेंस में लगाते हैं जनरली। और जब हम अगो को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, अगो को, तो अगो को हम जनरली कहां पर लगाते हैं, इनडेफिनेट टेंस में। कहां पर लगाते हैं, इनडेफिनेट टेंसेज में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगाओ, चाहे पास्ट इंडेफिनेट में लगाओ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे। आई हैव अटेंडेड, देखो पहचानना सीखो, अगर आप चीज़ों को पहचानना जानते हो तो कभी भी आपको ग्रामर को रटना नहीं पड़ेगा। क्या लिखा, आई हैव अटेंडेड दिस काइंड ऑफ सेमिनार, कि मैंने इस तरह का सेमिनार अटेंड किया है बिफोर। यहां पर बिफोर का मतलब क्या है, पहले भी। आप मुझे बताओ, ये जो बिफोर है ये यहाँ पर एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। तो क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है एडवर्ब तो आपने इजीली बता दिया। मेरे भाई प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद एक नाउन होता, और उस नाउन के साथ बाकी नाउन का क्या बताता, संबंध, क्या बताता, पोजीशन। तो ये प्रीपोजिशन नहीं है। मेरे भाई ये कंजंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो सेंटेंस और क्लॉज को जोड़ नहीं रहा है। तो यानी कि क्या, ये एडवर्ब है, क्या ही है, एडवर्ब है। आई हैव अटेंडेड दिस काइंड ऑफ सेमिनार बिफोर, कि मैंने पहले भी इस तरह का सेमिनार जो है अटेंड किया है। और देखो मैंने क्या बताया, ऑलमोस्ट ये जो है ना परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। ज्यादातर बिफोर को जब एडवर्ब के तौर पर हम यूज करते हैं तो परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक, मुझे वॉक पे जाना पसंद है बिफोर डिनर। यहाँ पर जो बिफोर है वो देखो किसके, नाउन के पहले है। डिनर एक नाउन है, डिनर एक नाउन है, हाँ कि ना। तो अगर नाउन के पहले लग गया तो क्या बन गया, प्रपोजिशन। क्या बन गया, प्रपोजिशन। यानी कि यहाँ पर जो बिफोर है वो समय को नहीं दिखा रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर ये पोजीशन को दिखा रहा है। देखो ये वाला जो बिफोर है ये दिखा रहा है टाइम को, क्योंकि एडवर्ब है ना ये। और ये वाला जो बिफोर है ये प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये पोजीशन को दिखा रहा है, ये टाइम को नहीं दिखा रहा। ये टाइम को दिखा रहा है कि मैं पहले भी अटेंड कर चुका हूं, यानी कि समय में पहले चला गया, मैं पहले भी अटेंड कर चुका हूं, यानी कि समय में पहले की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला कि डिनर के पहले मुझे वॉक पे जाना पसंद है, तो यहाँ पर मैं किसी समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक चीज से पहले किसी दूसरी चीज को रखने की बात कर रहा हूँ। डिनर से पहले, यानी कि पहले मैं ये करूंगा फिर मैं डिनर करूंगा, यानी कि मैंने दो चीजों की क्या बताई है, अवस्था, एक को पहले बताया एक को बाद में बताया। तो यहाँ पर जो बिफोर है वो टाइम की बात नहीं कर रहा, वो पोजीशन की बात कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, कि मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूं, तो वहां पर जो बिफोर है क्या वो टाइम को बता रहा है, नहीं, वो पोजीशन को बता रहा है। किसको बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे आगे, मैं तुम्हारे पहले खड़ा हूं, मैं तुम्हारे पहले खड़ा हूं। यानी कि यहाँ पर समय की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पोजीशन बताने की बात हो रही है। तो जब पोजीशन बताने की बात हो जाए नाउन से पहले, तो बिफोर क्या बन जाता है, प्रपोजिशन। क्या बन जाता है, प्रपोजिशन। समझ में आया। इसको तो आप किसी भी टेंस में यूज करो, लेकिन जब ये एडवर्ब होगा तो मोस्टली इसको हम किस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में। तो आपने देख लिया बिफोर एक एडवर्ब की तरह काम करता है, बिफोर एक प्रपोजिशन की तरह काम करता है। अब बिफोर को एक कंजंक्शन की तरह काम करते हुए देखते हैं। माई फादर हैड स्लेप्ट, मेरे पिताजी सो चुके थे बिफोर आई रीच्ड होम। देखो ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये, क्योंकि इन दोनों क्लॉज का आपस में संबंध है। देखो
ऐसा तो नहीं कि दोनों का कोई संबंध नहीं है। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी सो चुके थे, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी सो चुके थे, दोनों क्लॉज का आपस में संबंध है, दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है ये। तो यानी कि क्या है यहाँ पर, ये कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये टाइम की, किसी काम के टाइम की बात नहीं कर रहा या किसी की पोजीशन को नहीं बता रहा, बल्कि दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। आया कुछ समझ में, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है? दे केम टू इंडिया, वो इंडिया आए 4 months अगो। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, अगो। इस अगो का मतलब क्या है, पहले, और ये तो आपको पता है टाइम को ही बताएगा, क्योंकि अगो केवल एक एडवर्ब है। अगो जो है वो केवल एक एडवर्ब है, केवल क्या एडवर्ब है, यानी कि तो टाइम को ही बता रहा है। अब आप कहोगे सर बिफोर जो है, अगर वो एक एडवर्ब है तो वो भी सर टाइम को बताता है। ठीक है सर, किसको बताता है? टाइम को बताता है। और सर अगो, अगर ये तो है ही, खैर एडवर्ब है, ये तो एडवर्ब ही है, तो ये भी किसको बताता है? टाइम को। तो सर दोनों में फर्क क्या है सर? इसका मतलब भी होता है पहले और इसका मतलब भी होता है पहले, तो सर दोनों में फर्क क्या है बताता हूँ। जब आप अगो की बात करते हो, बहुत ध्यान से समझना, अगो का मतलब क्या होता है कि आप प्रेजेंट के किसी पॉइंट पे हो और इस पॉइंट से कंपेयर करते हुए अगर आप किसी पहले के टाइम की बात करते हो। जैसे मान लो आज तारीख कितनी है, आज कितनी तारीख है? आज 26 तारीख है, आज है 26 जून। आज क्या है? 26 जून। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 26 जून 2024, ठीक है। और मान के चलो यहाँ पर कोई डेट है, ये डेट जो है ना, ये है आपका 26 मई 2024, ठीक है। इस दिन कोई काम हुआ, मान लो इस दिन क्या हुआ, कोई काम हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझना। इस दिन कोई काम हुआ था और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? यार ये काम तो मैंने, अच्छा मान लो, या तो मैं सीधा बोलूंगा ये काम मैंने 26 मई को किया था, या तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, ये काम मैंने 1 महीने पहले, क्योंकि देखो 26 से 26 पे जा रहे हैं, ये काम मैंने 1 महीने पहले किया था, ये काम मैंने 1 महीने पहले किया था। मेरी बात को समझ में आ रही है? यही काम मैं 1 महीने पहले करता था, या मैं 1 महीने पहले यहाँ पर आया हूँ, 1 महीने पहले यहाँ पर आया हूँ। तो जब आप किसी प्रेजेंट के टाइम में होते हुए किसी पास्ट के टाइम में जाते हो और आप बोलते हो पहले, क्या बोलते हो? पहले, तो वहां पर आपको लगाना होता है अगो। क्या लगाना होता है? अगो। एक प्रेजेंट टाइम पे खड़े होकर आपको पास्ट की तरफ बढ़ना होता है। किसकी तरफ बढ़ना होता है? पास्ट की तरफ। बहुत आराम से समझो, जैसे यहां पर मैंने बोला दे केम टू इंडिया, वो इंडिया आए 4 months अगो, यानी कि 4 महीने पहले। तो अगर मैं बोल रहा हूं 4 महीने पहले, इसका क्या मतलब है कि मैं आज की डेट से काउंट करता हुआ पीछे की तरफ जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं? यानी कि प्रेजेंट से काउंट करता हुआ पीछे जा रहा हूं, तभी तो मैंने बोला 4 महीने पहले। तो यहां पर हमेशा अगो लगाते हैं। अब एक बार बिफोर वाला एग्जाम्पल देखना, यहां पर समझने की कोशिश करना। आई हैव अटेंडेड दिस काइंड ऑफ सेमिनार, कि मैंने इस तरह का सेमिनार अटेंड किया है पहले भी। यहां पर मैं ये तो नहीं बता रहा हूं कि आज से कितने समय पहले अटेंड किया है, आज से कितने महीने पहले या कितने साल, मैंने क्या बोला? पहले भी। मतलब मुझे नहीं पता कि पहले कब किया, लेकिन मैंने किया है पहले, यानी कि आज से पहले किया है। मैंने कोई आपको एक मैंने कोई आपको एक डेफिनेट टाइम तो नहीं दिया, मैंने आपको कोई डेफिनेट टाइम तो नहीं दिया कि आज से इतने महीने पहले या आज से इतने दिन पहले, नहीं दिया ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमेशा क्या लगाते हैं? बिफोर। ये होता है ना क्या, ये प्रेजेंट से कंपेयर करते हुए पास्ट में नहीं जाते, ये केवल पहले की बात करता है। किसकी बात करता है? पहले, कि मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं, तुम पहले भी वहां जा चुके हो, है ना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। तो यहां पर मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर पास्ट में किसी टाइम में नहीं जा रहा, बल्कि एक शब्द है पहले जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पास्ट को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए? पास्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। पास्ट के किसी समय को नहीं दिखाने के लिए, बल्कि पास्ट को दिखाने के लिए। और अगो का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के किसी समय को दिखाने के लिए। जब एक डेफिनेट टाइम होता है आपके पास, जैसे कि मैं बोलूँ 5 days, तो 5 days के साथ में आपको बताना बिफोर आएगा या अगो आएगा, ठीक है। मैं बोलूँ 10 months, तो 10 months के साथ आपको बताना है कि बिफोर आएगा अगो आएगा। तो आप फटाक से बोलोगे कि सर जैसे ही मैंने बोल दिया 5 दिन, और मेरे को बोलना है पहले, 5 दिन पहले, इसका मतलब मैं आज से कंपेयर कर रहा हूं, तभी तो मैं गिन पा रहा हूं ना 5 दिन, 5 दिन पहले। मतलब मैंने कैसे अंदाजा लगाया होगा? सोचो आज 25 तारीख है, 26 तारीख है, और 21 तारीख को हुआ था कुछ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 दिन पहले। यानी कि कहीं ना कहीं मैं प्रेजेंट को बेस मान रहा हूँ ना। तो हमेशा जब भी एक डेफिनेट टाइम आपको दिया हो, तो वहां पर हमेशा क्या आता है? 5 days अगो, 10 weeks अगो। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखोगे? तो जब भी एक डेफिनेट पास्ट का टाइम दिया गया होता है, तो वहां पर हमेशा क्या लगाते हैं? अगो। वहां पर कभी बिफोर नहीं लगाते। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सीख गए हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखे हो तो सीख गए होगे, नहीं सीखे तो क्या सीख गए होगे, मैं जानता हूँ कि सीख गए होगे, क्योंकि मैंने आराम आराम से आपको समझाया है। ठीक है, प्रेजेंट में रहकर पास्ट के किसी टाइम में जाना और पहले शब्द का इस्तेमाल करना, उसके लिए हमेशा अगो लगाते हैं, इसलिए हमेशा एक एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर आपको दिया गया होता है पास्ट का। लेकिन जब आप जनरली बोलते हो ना यार पहले भी जा चुका हूँ मैं वहाँ,
तो आप ये तो नहीं बता रहे ना कि आज से कितने दिन या कितने समय पहले, आप केवल क्या बोल रहे हो, पहले, यानी कि केवल एक पास्ट की बात कर रहे हो। वहां पर बिफोर, वहां पर क्या आ जाएगा, बिफोर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो इंडेफिनिट टेंस है ये, मैंने क्या बताया, अगो जो है जनरली इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट। क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ऑल क्लियर, इसको याद रखोगे, समझ में आया। कॉन्सेप्ट नंबर 70, डिफरेंस बिटवीन यट एंड स्टिल। यट और स्टिल ये भी बहुत जटिल हुआ करता था, लेकिन अब से नहीं रहेगा। यट और स्टिल में क्या फर्क है, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, वी यूज स्टिल एज एन एडवर्ब टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज कंटिन्यूइंग। हम स्टिल को यूज करते हैं एडवर्ब के तौर पर, क्या दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए दैट समथिंग इज कंटिन्यूइंग, यानी कि कोई काम जो है ना अभी भी चल रहा है, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ था और अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ऐसी काम के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टिल। क्या लगाते हैं, स्टिल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब मार्केट जा रहा था तो ये बच्चा रो रहा था, और जब मैं मार्केट से आया तो अभी भी ये बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, यानी कि इसके काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखाया गया है। तो जब हम पास्ट के किसी काम को उठाकर प्रेजेंट में ले आते हैं कंटिन्यू होता हुआ, और हम उसके लिए यूज करते हैं ना अभी भी, हिंदी क्या यूज करते हैं, अभी भी। यार तुम अभी भी रो रहे हो, यानी कि अभी भी रो रहे हो का क्या मतलब हुआ, अभी भी रो रहे हो का क्या मतलब हुआ, कि मतलब वो केवल अभी नहीं रो रहा है, यानी कि वो पहले भी रो रहा था और उसी काम को कंटिन्यू करता हुआ प्रेजेंट में आ गया वो। तो जब किसी काम को पास्ट से करता हुआ प्रेजेंट में कोई आ गया तो उसके लिए हम बोलते हैं ना तुम अभी भी यहीं खड़े हो, तुम अभी भी रो रहे हो। समझ में आ रहा है, तो अभी भी कंटिन्यूटी को दिखाता है, किसको दिखाता है, कंटिन्यूटी को। पास्ट में शुरू होता हुआ काम कहाँ पर आ जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है, कंटिन्यू होता हुआ। ठीक है, we use still as an adverb to emphasize that something is continuing. It is placed before the main verb. still को हम हमेशा मेन वर्ब के पहले लगाते हैं, पोजीशन याद रखना। still को कहां पर लगाते हैं, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। जैसे कि आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग, देखो मेन वर्ब के पहले है, आई एम स्टिल वेटिंग। देखो अगर जाहिर सी बात है कंटिन्यूटी को दिखाया जा रहा है तो आपका टेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई वॉच टू बी डिलीवर्ड, कि मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं अपनी घड़ी के डिलीवर होने का। तो अभी भी इंतजार कर रहा हूं का क्या मतलब है, कि मैं पहले भी इंतजार कर रहा था और उस इंतजार करने के काम को कंटिन्यू मैं अभी तक कर रहा हूं, अभी भी इंतजार कर रहा हूं। तो अभी भी का मतलब कि काम अभी हुआ नहीं है, कंटिन्यू कंटिन्यू चल रहा है अभी। शी स्टिल गोज टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। अब देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन यहाँ पर देखो इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर टेंस बदल भी जाए, टेंस अगर बदल भी जाए तो ध्यान रखना मीनिंग वही रहती है कि काम कंटिन्यू चल रहा है। शी स्टिल गोज टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक, मतलब वो अभी भी हर हफ्ते फ्रेंच क्लासेस जाती है, फ्रेंच क्लासेस जाती है मतलब फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए वो अभी भी हर हफ्ते जाती है, मतलब काम यहाँ पर कंटिन्यू है ना। अब यहाँ पर एकदम से नहीं हो रहा, लगातार नहीं हो रहा, लेकिन एक हफ्ते गई, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, यानी कि काम क्या चल रहा है, एक सेट फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, यानी कि काम कंटिन्यू है कहीं ना कहीं। ठीक है, पास्ट से चलता हुआ अभी तक चलता आ रहा है वो। स्टिल गोज, वो अभी भी जाती है, इसका मतलब वो पहले भी जाती थी। अगर आप किसी को बोल रहे हो तुम अभी भी जाते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले भी जाती होगी, वो आपको पता है तभी तो आप बोल रहे हो अभी भी जाते हो। अगर मान लो आपको नहीं पता होता कि वो पहले से जाता है जाती है, तो आप क्या बोलते कि आप क्या फ्रेंच क्लास जाते हो, ऐसे पूछते आप। लेकिन अगर आपको पता वो पहले भी जाती थी और आप उससे 5 साल बाद मिले, आप बोल रहे हो कि तुम अभी भी फ्रेंच क्लास जाती हो, तो अभी भी का क्या मतलब है कि तुम पास्ट में कोई शुरू की थी काम, उसको कंटिन्यू प्रेजेंट तक लाई हो, तो स्टिल लगा देते हैं। ठीक है, वी यूज येट एज एन एडवर्ब, येट को एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। ठीक है, टू रेफर टू अ टाइम विच स्टार्ट्स इन द पास्ट, किसी ऐसे टाइम को दिखाने के लिए। टू रेफर टू अ टाइम, ध्यान रखना, येट को हम दिखाते हैं कैसे टाइम को डिनोट करने के लिए, विच स्टार्ट्स इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू होता है, एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट तक चलता हुआ आता है, प्रेजेंट तक चलता हुआ आता है। वी यूज इट मोस्टली इन द नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ये याद रखना, इसको हम लगभग नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। ये काम की कॉन्टिन्यूटी को नहीं बताता, जैसे ऊपर वाला काम की कॉन्टिन्यूटी को बताता है, ये काम की कॉन्टिन्यूटी को नहीं बताता। ये भी वही काम करता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और शुरू होकर प्रेजेंट में आया, लेकिन ये नहीं बता रहा कि प्रेजेंट तक वो लगातार चलता आया। अभी समझाऊंगा कैसे। नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज करते हैं या फिर क्वेश्चन में यूज करते हैं इसको, अफर्मेटिव में यूज नहीं करते। इन द प्रेजेंट परफेक्ट, ये याद रखना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ये जो आपका येट है ये कहाँ पर यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहाँ पर यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इट यूजली कम्स इन द एंड पोजीशन, और इसका पोजीशन क्या है, एंड में। देखो याद रखने वाली बातें क्या है येट के बारे में। पहली चीज, नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज होता है या फिर क्वेश्चन में यूज होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता। दूसरी चीज, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। और तीसरी चीज क्या है, सेंटेंस के एंड में आता है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैजंट रजिस्टर्ड हर ईमेल येट। शी हैजंट रजिस्टर्ड हर ईमेल, मतलब उसने अपना ईमेल रजिस्टर नहीं किया है। येट, येट का मतलब क्या होता है? अभी तक या फिर भी, ठीक है, अभी तक या फिर भी। यानी कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि उसने अभी तक अपना ईमेल रजिस्टर नहीं किया है, तो अभी तक नहीं किया है इसका मतलब क्या है? अभी भी। तो अभी भी का मतलब वो काम अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। और अगर मैं बोल रहा हूँ अभी तक, यानी कि वो काम यहाँ पे आके रुक चुका है, कंटिन्यू नहीं है, वो काम यहाँ पे आके रुक चुका है। फर्क समझ में आ रहा है? ये भी पास्ट में शुरू हुआ था, चलता 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 प्रेजेंट में, और कहीं ना कहीं कंटिन्यू दिख रहा है वो मुझे। ये पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में अभी आके वो रुक चुका है, प्रेजेंट में भी आके वो रुक चुका है। यट जब हम लगाते तो वही इसका पर्पस होता है कि उसने अभी तक अपना जो ईमेल है वो रजिस्टर नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। अभी तक यानी कि प्रेजेंट में जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इस पॉइंट तक वो काम नहीं हुआ है, इस पॉइंट तक वो काम नहीं हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, नेगेटिव है हैजंट, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट, देखो हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव में यूज होता है और सेंटेंस के एंड में आता है। इतनी सी चीज याद रखना यट के बारे में। नेगेटिव में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और सेंटेंस के एंड में आता है, ठीक है। आप इसको अफर्मेटिव में नहीं लगा सकते कि अगर आप ऐसे बोल सकते हो क्या, दे हैव कम येट। अगर मैं बोल दूं दे हैव कम येट, ये सेंटेंस ठीक है गलत है? दे हैव कम येट, वो अभी तक आए हैं। हम अभी तक तभी तो लगाते हैं जब कोई काम ना हुआ हो। जैसे तुमने अभी तक नहीं किया है, वो अभी तक नहीं आया है। हम कभी थोड़ी बोलते कि तुम अभी तक आए हो, तुम अभी आए हो, ऐसे बोलते हैं तुम अभी आए हो। अगर हम अभी तक बोल रहे हैं इसका मतलब वो काम नहीं हुआ है, तभी तो एम्फेसाइज करते हैं अभी तक नहीं हुआ, अभी तक कर ही रहे हो, अभी तक नहीं गए। तो अभी तक तब लगाते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो। तो सेंटेंस क्या है? ये गलत है। इसकी जगह पर क्या होगा? दे हैवंट कम येट। क्या होगा? दे हैवंट। इसकी जगह पर क्या कर दोगे? दे हैवंट। ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, दे हैवंट। नेगेटिव हो जाएगा, दे हैवंट कम येट, वो अभी तक नहीं आए हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। याद रख लोगे? ये दिखाता है कॉन्टिन्यूटी को भाई, और ये मेन वर्ब के पहले आता है, ध्यान रखना। और ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस में आता है या फिर इंटेरोगेटिव में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इंडेफिनेट में नहीं आता, क्योंकि अभी तक अगर हम बोलते हैं तो हमारा प्रेशर इस चीज पे होता है कि अभी तक वो काम खत्म नहीं हुआ है। अभी तक नहीं आए हैं यानी कि काम अभी तक नहीं हुआ है, तो काम का होना ना होना दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, जिसमें हम स्टिल लगाते हैं, येट तो नहीं लगाते। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना, वो किसी काम के होने ना होने चलने की बात नहीं करता, वो केवल बोलता कि कुछ है, वो कुछ है, ठीक है। मैं जाता हूँ, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं अभी भी जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी को नहीं दिखाता। और ना वो काम के कंप्लीट या इनकम्प्लीट होने को दिखाता है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको टेंस में पढ़ाई हुई है, टेंस का चैप्टर भी अपलोडेड है यहाँ पर इसी चैनल पे, अब वो ध्यान से देख लेना, ठीक है भाई। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसको दिखाते हैं, किसको? यट को। और कहाँ पर लगाते हैं? सेंटेंस के एंड में। तो स्टिल और यट का जो यूज है वो आपको समझ में आ गया। डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रादर। फेयरली एंड रादर क्या डिफरेंस है? फेयरली का मतलब क्या होता है? क्वाइट और नॉट वेरी, मतलब ज्यादा नहीं, क्वाइट। क्वाइट मतलब ठीक ठाक, नॉट वेरी ज्यादा नहीं, याद रखो, ज्यादा नहीं, क्वाइट मतलब ठीक ठाक। क्वाइट का मतलब क्या होता है? ठीक ठाक। ऐसी फेयरली का मतलब क्या होता है? ठीक ठाक। इट इज यूज्ड विद फेवरेबल एडजेक्टिव्स। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? जिनकी मीनिंग अच्छी होती है, फेवरेबल जो होते हैं, जो अच्छे वाले होते हैं, ठीक है। और देखो इसकी मीनिंग भी तो सेम है, जैसे इसकी मीनिंग क्वाइट है, इसकी मीनिंग भी क्वाइट है, टू अ स्लाइट डिग्री, यानी कि नॉट वेरी, दोनों की मीनिंग तो सेम ही है ना। ये मीनिंग सेम है, और ऐसी ये मीनिंग सेम है, यानी कि ज्यादा नहीं, ठीक ठाक। नॉट वेरी का मतलब क्या है? ज्यादा नहीं। नॉट वेरी का मतलब क्या है? ज्यादा नहीं। और ऐसी टू अ स्लाइट डिग्री का मतलब क्या है? ज्यादा नहीं, ठीक ठाक। ज्यादा नहीं, ठीक ठाक, यानी कि दोनों की मीनिंग बिल्कुल क्या है? सेम है। फर्क क्या है? इसको हम यूज करते हैं फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ में, और इसको हम यूज करते हैं अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ में। ये सबसे बड़ा फर्क है, और यही आपको याद रखना है। जो अच्छे वाले एडजेक्टिव उनके साथ क्या लगा दोगे? फेयरली, क्योंकि फेयर का मतलब अच्छा होता है, ऐसे याद रखोगे। और रादर हम लगाते हैं अनप्लेजेंट के साथ में। जैसे शी इज फेयरली टॉल, शी इज फेयरली टॉल, इसके बाद में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या निकल? देखो टॉल क्या है? एक फेवरेबल एडजेक्टिव है ना। तो इसकी मीनिंग क्या है? शी इज क्वाइट टॉल। इसकी असल में मीनिंग क्या है? कि वो ठीक ठाक लंबी है, बट नॉट वेरी टॉल, लेकिन ज्यादा लंबी भी नहीं है, क्योंकि फेयरली का यही मतलब निकलता है ना, ठीक ठाक ज्यादा नहीं। तो ये पूरा मीनिंग है इसका, कि शी इज क्वाइट टॉल, कि वो हाँ ठीक ठाक लंबी है, बट नॉट वेरी टॉल, लेकिन ज्यादा लंबी भी नहीं है। ये इसकी मीनिंग निकल रही है। माई फैमिली वॉज फेयरली पुअर, कि मेरी जो फैमिली है वो ठीक ठाक पुअर थी, ज़्यादा पुअर भी नहीं थी। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ा हो रहा था, ठीक है, तो मेरी फैमिली ठीक ठाक पुअर थी, ज़्यादा गरीब भी नहीं थी, ठीक ठाक गरीब थी मतलब। तो फेयरली पुअर। अब ये बताओ, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? क्या है ये? फेयरली पुअर,
ये जो पुअर है ये फेवरेबल एडजेक्टिव है या अनफेवरेबल एडजेक्टिव है? तो आप कहोगे सर पुअर तो अनफेवरेबल है, पुअर तो अनफेवरेबल है, हाँ कि ना? रिच फेवरेबल हो सकता है, बोलिए। पुअर एक अनफेवरेबल एडजेक्टिव है या फेवरेबल एडजेक्टिव है? क्या है? माई फैमिली वॉज फेयरली पुअर या रादर पुअर? तो यहाँ पर आ जाएगा रादर पुअर। पता लग रहा क्यों? क्योंकि क्या है, ये जो पुअर है ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रादर पुअर। माई फैमिली वॉज रादर पुअर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। ऐसी रादर आपको पता है सेम मीनिंग होती है, डिफरेंस क्या है कि अनफेवरेबल के साथ आता है। आई एम अफ्रेड मतलब मुझे डर लग रहा है, आई बिहेव्ड रादर बैडली कि मैंने शायद बुरी तरीके से बिहेव किया। तो देखो ये क्या है, बैडली क्या है, ये बैडली क्या है? एक अनफेवरेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब है, अनफेवरेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर रादर आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा क्योंकि रादर आता है अनफेवरेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। ठीक है, आए समझ में? तो रादर यहाँ पर ठीक है। आई एम अफ्रेड, आई बिहेव्ड रादर बैडली, रादर बैडली। ऑल क्लियर? मेरी बात को समझ गए? फेयरली आता है अच्छे वाले एडजेक्टिव के साथ में और रादर आता है बुरे वाले एडजेक्टिव के साथ में, यानी कि जो फेवरेबल होते हैं उनके साथ में आता है फेयरली, और जो अनफेवरेबल होते हैं, जो फेवर में हमारे नहीं होते हैं, उनके लिए क्या आता है? रादर। क्या आता है? रादर। ठीक है। एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली में क्या फर्क है? एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, एट द मोमेंट, अभी जो समय चल रहा है, बिल्कुल एट प्रेजेंट यानी कि अभी, जस्ट नाउ लिखा है ना, जस्ट नाउ या एट दिस टाइम। और प्रेजेंटली देखो इसमें प्रेजेंट है तो इसमें हम वर्तमान की ही बात कर रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रेजेंटली लिखा है लेकिन ये वर्तमान नहीं है, ये फ्यूचर है, ध्यान रखना। प्रेजेंटली लिखने का मतलब ये मत समझना कि ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंटली जो होता है वो फ्यूचर होता है, असल में फ्यूचर में यूज करते हैं इसको। प्रेजेंटली का मीनिंग होता है सून यानी कि जल्दी ही, शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब भी वो होता है जल्दी ही, और आफ्टर अ शॉर्ट टाइम या थोड़े समय के बाद ही, थोड़े समय के बाद ही। जैसे कि आई विल मीट यू प्रेजेंटली, आई विल मीट यू प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली का क्या मतलब हुआ कि मैं तुमसे अभी मिलूंगा, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलूंगा, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलूंगा, है ना। या फिर आई एम इन अ मीटिंग एट प्रेजेंट, आई एम इन अ मीटिंग एट प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी हूं या मैं थोड़ा समय में होऊंगा मीटिंग में, मैं अभी हूं, क्योंकि एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में। आई विल टीच यू ऑल, मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा प्रेजेंटली, आई टीच यू ऑल प्रेजेंटली, मैं तुम सबको आफ्टर शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े समय में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, थोड़े समय में पढ़ाऊंगा। शी सफर्ड एन एक्सीडेंट, उसका एक एक्सीडेंट हो गया लास्ट नाइट यानी कि कल रात, बट शी इज फाइन एट प्रेजेंट, लेकिन वो अभी यानी कि वर्तमान में क्या है? प्रेजेंट है। समझ में आया? तो एट प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है? इन फ्यूचर। तो जाहिर सी बात है इसको आप फ्यूचर टेंस में यूज करोगे, और एट प्रेजेंट का मतलब है कि आप इसको प्रेजेंट में यूज करोगे। किस में यूज करोगे? प्रेजेंट में यूज करोगे, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में तो यूज नहीं कर सकते कि शी वॉज फाइन एट प्रेजेंट, जब प्रेजेंट का मतलब ही वर्तमान है तो प्रेजेंट टेंस आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। और जब इसका मतलब ही फ्यूचर को शो कर रहा है, ये शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब थोड़ी ही देर में, आफ्टर शॉर्ट टाइम, है ना, थोड़ी देर में, तो इसका क्या मतलब निकला भाई? इसका मतलब ये निकला कि फ्यूचर है। क्या है ये? फ्यूचर है, तो इसको फ्यूचर टेंस से बनाना है। आई विल टीच यू शॉर्टली, या सॉरी ऑल प्रेजेंटली। एक होता है लाउडली, एक होता है अलाउड। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडली एंड अलाउड? दोनों ही एडवर्ब है, लाउडली भी एडवर्ब है, अलाउड भी एडवर्ब है। लाउडली का मतलब होता है इन हाई वॉल्यूम यानी कि जोर शोर से, और अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल यानी कि सुनने योग्य। सुनने योग्य मतलब इतना कि केवल सुन सकें, इतना कि केवल सुन सके। दोनों में देखो जमीन आसमान का फर्क है। मान के चलो जैसे आपने वो मूवी देखी रोबोट, रजनीकांत वाली, तो उसमें आपने देखा होगा जब ऐश्वर्या राय अपने हॉस्टल में पढ़ रही होती है तो बगल से फ्लैट में कुछ गुंडे होते हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजा रहे होते हैं, और फिर वो दोनों जाते हैं समझाने के लिए कि भैया गाना बंद कर लो, तो वो गाना बंद करने के बजाय वॉल्यूम और बढ़ाते हैं। तो वो रोबोट क्या करता है? अपनी शक्तियों से, अपनी पावर से वो क्या करता है? जो वॉल्यूम है उसको इतना बढ़ा देता है कि पूरा वो ब्लास्ट हो जाता है पूरा वो। तो वो जो म्यूजिक बजा रहे हैं वो म्यूजिक को लाउडली बजा रहे हैं या वो म्यूजिक को अलाउड बजा रहे हैं? हाई वॉल्यूम में बजा रहे हैं तो लाउडली बजा रहे हैं, हाई वॉल्यूम बजा रहे हैं तो लाउडली बजा रहे हैं। और अलाउड का क्या मतलब हुआ? मैंने क्लास में एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बेटा खड़ा हो जा और टेबल सुना, 19 का पहाड़ा सुना दे मुझे। तो उसको आता नहीं, तो वो क्या बोल रहा है? 19। मैंने बोला बेटा कम से कम इतना तो बोल ले कि मैं सुन सकूं। तो मैं क्या बोलूंगा? स्पीक लाउडली या स्पीक अलाउड? क्या बोलूंगा? स्पीक अलाउड, क्योंकि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? स्पीक अलाउड। लाउडली बोलने का मतलब है कि बेटा चिल्ला तू जोर जोर से, मैं बोलूंगा बेटा स्पीक लाउडली यानी कि चिल्ला बेटा तू जोर जोर से हाई वॉल्यूम में। और अलाउड का मतलब कि बेटा इतना तो बोल ले कि सुनाई दे कम से कम। ठीक है, तो अलाउड का मतलब ऑडिबल और लाउडली का मतलब हाई वॉल्यूम।
स्पीक अलाउड, कि बता कम से कम इतना बोलो कि मुझे सुनाई दे जाए। स्पीक अलाउड, आई कांट हियर यू। यू कैन नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली, कि तुम लाउडली म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते, यानी कि हाई वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते इन द हॉस्टल, हॉस्टल में। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ गया। लेट और लेटली, लेट का मतलब क्या होता है? देरी। लेट का मतलब क्या होता है? देर या देरी से, है ना। लेट आपको पता है एक एडजेक्टिव भी है और लेट एक एडवर्ब भी है, दोनों ही है। अगर नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आई एम लेट, आई एम लेट, तो यहाँ पर जो लेट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो इस आई को क्वालिफाई कर रहा है। आई क्या है? प्रोनाउन है। तो अगर प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो लेट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। लेट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है ना। अगर मैं बोलूँ आई केम लेट, आई केम लेट, यानी कि मैं देरी से आया। अब यहाँ पर जो लेट है वो आई को क्वालिफाई नहीं कर रहा, बल्कि मेरे आने को, यानी कि मेरे काम को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या बन गया? एडवर्ब। तो लेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान बोल रहा है कि यार सॉरी मैं लेट हो गया, तो लेट का क्या मतलब होता है असल में? कि मान लो आपने 12 बजे का टाइम रखा था, वो 12:10 या 12:15 पे आए, तभी तो मतलब किसी प्रॉपर टाइम के बाद अगर कुछ होता है उसी को तो लेट कहते हैं। कोई एक प्रॉपर टाइम होगा या कोई एक फिक्स टाइम होगा, उसके बाद कुछ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेट। और एक होता है लेटली। अब देखो बच्चों को आदत होती है ना कि हम क्या करते हैं? एल वाई लगाते लास्ट में, तो यार वो एडवर्ब बन जाएगा, मजा आ जाएगा। करते हैं ना, सॉफ्ट का सॉफ्टली करते हैं ना, पेशेंट का पेशेंटली करते हैं, तो यार एल वाई लगा दो तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। ऐसी लेट में एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा। लेट एडजेक्टिव हो गया और लेटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। गलत है। आपको पता है लेट अपने आप में एडवर्ब है और एडजेक्टिव है, दोनों ही है। तो फिर ये लेटली क्या है? जब लेट अपने आप में एडवर्ब हो गया तो लेटली क्या है? लेटली भी एक एडवर्ब है। लेटली भी एक एडवर्ब है, लेकिन इसकी मीनिंग अलग है। इसकी मीनिंग क्या है? रिसेंटली, यानी कि हाल ही में। इसकी मीनिंग क्या है? हाल ही में, हाल ही में। ठीक है। जैसे यू आर लेट फॉर द मीटिंग, तो यहाँ पर लेट का मतलब क्या? हाल ही में नहीं, देरी से, कि तुम लेट हो, कि तुम लेट हो। यू आर लेट फॉर द मीटिंग, तुम मीटिंग के लिए लेट हो। तो यहाँ पर जो लेट है वो एडजेक्टिव है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यू को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को। आई हैव नॉट मेट हिम लेटली, आई हैव नॉट मेट हिम लेटली मतलब मैं उससे हाल ही में अभी नहीं मिला हूं। मैं उससे अभी हाल ही में नहीं मिला हूं, रिसेंटली मैं उससे नहीं मिला हूं। तो यहाँ पर लेटली का मतलब क्या है? रिसेंटली। लेटली का मतलब क्या है? रिसेंटली। ही हैज बीन फीलिंग बेटर लेटली, ही हैज बीन फीलिंग बेटर, अगर मैं यहाँ पर लेट कर दूं तो देखो कोई मीनिंग है इसकी? ही हैज बीन फीलिंग बेटर लेट, ही हैज बीन फीलिंग बेटर मतलब वो अच्छा फील कर रहा लेट, देर। कोई मीनिंग है? नहीं है। लेटली कर दूं तो देखो मीनिंग है कि अभी रिसेंटली वो अच्छा फील कर रहा है। ही हैज बीन फीलिंग बेटर लेटली की मतलब वो हाल ही में या हाल फिलहाल के दौरान वो अच्छा फील कर रहा है। ही हैज बीन फीलिंग बेटर लेटली। ठीक है। तो लेट का मतलब देरी से और लेटली का मतलब रिसेंटली। नियर का मतलब, अब देखो वही वाली बात है, हमको लगता है कि एल वाई लगाने से क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा वो उसी का और वही मीनिंग देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अलग मीनिंग दिया ना एल वाई लग के। नियर का मतलब क्या होता है? नॉट फार अवे इन टाइम और डिस्टेंस, मतलब समय या डिस्टेंस के मामले में कोई चीज़ जो ज़्यादा दूर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? नियर। क्या बोलते हैं? नियर। और नियरली का क्या मतलब होता है? क्लोजली, यानी कि लगभग। क्लोजली या ऑलमोस्ट, क्लोजली या ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। बहुत तगड़ा फर्क है ना दोनों में। नियर जो है ये दिखाता है डिस्टेंस या टाइम में जो ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। जैसे मेरे घर के पास एक मंदिर है, तो इस वाले नियर का मतलब होता है पास, और इस वाले नियरली का मतलब होता है लगभग। नियरली का मतलब क्या होता है? लगभग। लगभग बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट। क्या लिखा है देखो? नॉट कंप्लीटली और एग्जैक्टली, मतलब पूरा नहीं, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन लगभग। जैसे इट्स नियरली 10 years, मतलब लगभग 10 साल हो चुके हैं। सिंस आई हैव मेट हर, मतलब मेरे को उससे मिले लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर नियर तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ? लगभग 10 साल की बात कर रहा हूँ, लगभग की बात कर रहा हूँ, यानी कि हुए होंगे 9 साढ़े 9 साल लगभग। तो इसलिए मैंने क्या बोला? लगभग 10। ठीक है। वी आर प्लानिंग टू मूव टू मुंबई, हम प्लान कर रहे हैं मुंबई में मूव करने का, मतलब मुंबई शिफ्ट होने का। इन द नियर फ्यूचर, यहाँ पर नियर फ्यूचर का मतलब क्या है? निकट भविष्य में। नियर का मतलब जो दूर नहीं है, और फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी कि ऐसा भविष्य, यानी कि ऐसा भविष्य का टाइम जो दूर नहीं है। नियर फ्यूचर का मतलब निकट भविष्य में। तो यहाँ पर नियर का मतलब क्या है? पास। नॉट फार अवे, नॉट फार अवे यानी कि ज़्यादा दूर नहीं, नियर फ्यूचर। प्लेस को भी दिखाता है और टाइम को भी। यहाँ पर किसको दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देर इज अ टेम्पल नियर माई हाउस, देर इज अ टेम्पल नियर माई हाउस मतलब मेरे घर के पास एक टेम्पल है। तो वहाँ पर नियर जो है वो प्लेस को दिखा रहा है कि प्लेस में कोई चीज़ ज़्यादा दूर नहीं है। देर इज अ टेम्पल नियर, तो नियर का मतलब क्या है? पास, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो नियर का मतलब क्या होता है? पास, और नियरली का मतलब क्या होता है? लगभग। डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच,
कहाँ पे थे भाई? चलो ये करा देते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच, और उसके बाद टू वाला करा देते हैं, वेरी एंड मच करा देते हैं, वेरी एंड मच तक करा देते हैं, ठीक है, और टू वाला करा देते हैं पूरा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 73 तक करा देते हैं। देखते हैं, इतना देख लेते हैं पहले। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 73, डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। वेरी और मच में क्या फ़र्क है? हम लोग अंधाधुंध, या आप लोग अंधाधुंध वेरी और मच को बिल्कुल सेम समझ के इस्तेमाल कर रहे होंगे, कर रहे होंगे ना। जैसे कि हम बोलते हैं यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो, है ना, यू आर वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड बॉय, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। क्या हम ये बोल सकते हैं यू आर अ मच गुड बॉय? क्योंकि मच का मतलब भी क्या होता है, अधिक या बहुत। तो क्या हम ये बोल सकते हैं यू आर अ मच गुड बॉय? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वेरी और मच का अपना अपना क्या होता है, अलग अलग यूज होता है। ध्यान से देखिए, वेरी भी एक एडवर्ब है और मच भी एक एडवर्ब है, ठीक है। मच एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है, मच एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है, ठीक है, ध्यान रखना। मच, मोर, मोस्ट, मच का जो पजेसिव केस कह रहा हूँ, कंपैरेटिव डिग्री होता है, वो कहता है मोर। देखो वेरी को यूज करते हैं, इट इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव डिग्री होता है, एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव डिग्री, जैसे मच अपने आप में एक एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है। जैसे बोलते हैं ना टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। हाई, हायर, हाईएस्ट, हाई क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने क्या बोला, देखो वेरी टॉल, तो वेरी को हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ में, जैसे कि वेरी टॉल, वेरी स्मार्ट, वेरी बिग, ठीक है भाई, समझ में आया? हाँ कि ना। वेरी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एक्सटेंट, ये हद को बताता है कि जैसे टॉल है, किस हद तक टॉल है, बहुत टॉल है। स्मार्ट है, कितना स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। बिग कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है वो, ठीक है। और वेरी मच, अगर आप वेरी मच एक साथ यूज करते हो, वेरी मच एक साथ, वेरी मच भी यूज किया जाता है एम्फेसाइज करने के लिए, तो इसके बाद आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज ऑल्सो यूज्ड, इज ऑल्सो यूज्ड, यानी कि ये भी यूज कर सकते हो। मतलब पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, पॉजिटिव डिग्री तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा आप कंपैरेटिव डिग्री भी यूज कर सकते हो। अगर केवल वेरी है भाई, तो वेरी के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर वेरी मच लगा दिया, तो वेरी मच के बाद में आप कंपैरेटिव भी लगा सकते हो, जैसे वेरी मच टॉलर, वेरी मच वाइजर, ठीक है। आप क्या लगा सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वेरी मच के बाद क्या लगा सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर गलती से बता दिया मैंने, पॉजिटिव डिग्री मत लगा देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, मच लगा है, ठीक है। वेरी मच टॉलर, वेरी मच टॉल नहीं, वेरी वेरी मच टॉलर, वेरी मच टॉलर, क्योंकि मच के बाद में कंपैरेटिव डिग्री आता है। तो अगर वेरी के साथ मच लगा है, तो आगे क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। अगर केवल वेरी है, तो वेरी के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। कैन बी यूज बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ध्यान रखना, वेरी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे। किसका काम करे, एडजेक्टिव का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो एडजेक्टिव का काम करता है ना, बताया था भी मैंने आपको। जैसे मैं बोलूँ इंटरेस्टिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, तो एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैं बोलूँ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये बुक इंटरेस्टिंग है, यानी कि एडजेक्टिव है ना इंटरेस्टिंग, क्योंकि बुक की विशेषता बता रहा हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ वेरी इंटरेस्टिंग, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेरी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले यूज होता है। जैसे कि मैंने बोला देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, वी वन आईएनजी, वेरी अनोइंग, वेरी केयरिंग, समझ में आ रहा है, वेरी लविंग। तो वेरी को हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, समझ में आ रहा है। वेरी के बाद हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर वेरी मच आ जाए, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात करें, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले अगर मैं आपसे पूछूं वेरी और मच में से एक लगाना है, तो आप क्या लगाओगे, वेरी, क्या लगाओगे, वेरी, ठीक है। अब बात करते हैं भैया मच की। इट इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मच को हम लगाते हैं किसके साथ में, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। फर्क है ना दोनों में, वेरी था पॉजिटिव डिग्री में और मच है कंपैरेटिव डिग्री में ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि मच बेटर, देखो इसको क्या करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए लगाया जाता है मच। केवल बेटर भी तो बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, यानी कि अब मैं पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला आई एम फीलिंग मच बेटर, तो मच बेटर का मतलब ज्यादा अच्छा, तो मच जो है क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। ऐसी मच वाइजर, देखो कंपैरेटिव डिग्री, ऐसी मच टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री। तो मच के बाद क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, याद रखना है इसको। कैन बी यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, जैसे वो किसके पहले होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वी1 प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करे तो वेरी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे कि टायर्ड,
वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा, मेरी विशेषता बता सकता है। आई एम टायर्ड, तो टायर्ड क्या कर रहा है, मेरी विशेषता बता रहा है, मतलब क्या है, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे देखो, मच सरप्राइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है तो मच आ गया, मच डिजायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है तो मच आ गया, मच ऑब्लाइज्ड पास्ट पार्टिसिपल है तो मच आ गया। ठीक है, ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है? तो वेरी के बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और मच के बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, ये बता दो जल्दी से, ये समझ में आई? ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अगली क्लास में पूरा जो एडवर्ब है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया बताऊं कि मैं इस क्लास को पॉज कर देता हूं और इस क्लास को पॉज करके मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूंगा और इस एक ही क्लास को लंबी क्लास कर देते हैं। सबसे बढ़िया ऐसा भी कर सकते हैं। देखते हैं, अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो आपको लंबी वीडियो मिल जाएगी पूरी एडवर्ब की, अगर कंटिन्यू नहीं करता हूं तो यहीं तक आपको क्लास मिल जाएगी और अगली क्लास में पूरा एडवर्ब जो हम लोग खत्म कर देंगे। एडवर्ब एक बड़ा टॉपिक है, मैं चाहता तो इसके जो 5-6 जो मेन पॉइंट्स है वो समझा के निकल सकता था, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो पूरी ईमानदारी से एग्जाम देने जाओ और एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपे रहें, कि आपको ऐसा ना लगे कि यार हम तो रिवीजन करके आए थे सर के उससे सीरीज से या सर के लेक्चर से, फिर भी ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। ऐसा मैं नहीं चाहता। अगर कोई सीरीज चला रहा हूँ तो उसको पूरी ईमानदारी से चलाऊँ, ये मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, या तो अगर कंटिन्यू करना हुआ, जाहिर सी बात है अगर क्लास इसके आगे आपको दिख रही है इसका मतलब मैंने इसको कंटिन्यू किया है, अदरवाइज आप समझ जाना कि आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है भाई।